A very good morning to everyone. Good morning, Shikha madam. Good morning, Dr. Anshuman. Hello. Am I audible? थोड़ा स्लो है वॉइस. Maybe connectivity problem, लेकिन connectivity तो ठीक दिखा रहा है. ठीक है, ठीक है. Now we can start. Resource person from IGNOU has joined. So, on behalf of IGNOU Regional Center Bhopal as well as IGNOU Regional Center Jabalpur, I welcome all the students of PGJMC and MAJMC learners who have enrolled themselves in July 2021 session. आज की बैठक का प्रयोजन है आपसे वार्ता करना और जो आपके प्रोग्राम की जो विशेषताएं हैं उस पर हमारे रिसोर्स पर्सन जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है पीजी जेएमसी की डॉक्टर शिखा राय, उनका हम स्वागत करते हैं क्षेत्रीय केंद्र भोपाल और जयपुर की क्षेत्रीय केंद्र भोपाल और जबलपुर की तरफ से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर श्रीनिवास सर का, क्षेत्रीय निदेशक जबलपुर, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सहायक क्षेत्रीय निदेशक जबलपुर, डॉक्टर हरीश केवट सहायक क्षेत्रीय निदेशक जबलपुर और डॉक्टर सुभाष रंजन नायक जो कि सहायक क्षेत्रीय निदेशक भोपाल है. मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं मैडम से को आमंत्रित करूंगा कि आज की चर्चा को प्रारंभ करें. लेकिन मैं एक दो बातें और बताना चाहूंगा कि जो भी आपकी अन्य जिज्ञासाएं होंगी परीक्षाओं संबंधित या और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज होगी, हम लोग उसको इस डेलिब्रेशंस के बाद लेंगे. और हम आपको वादा करते हैं कि जब तक हर व्यक्ति हमारा का प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं कर लेंगे, हम लोग इस मीटिंग को बंद नहीं करेंगे. इसलिए जब तक रिसोर्स पर्सन है, क्योंकि उनकी अगली भी मीटिंग है, उनको आप ध्यान से सुनिए और जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनके डेलिब्रेशंस के बाद हम लोग उसको टेकअप करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद और मैं डॉक्टर शिखा राय को आमंत्रित करना चाहता हूँ. थैंक यू डॉक्टर उपाध्याय. उम्मीद है कि मेरी आवाज पहुंच रही है ज्यादा गैप के बिना. जी मैम पहुंच तो रही है. और कोई जो हमारे लोग हैं अगर वो माइक ऑन करके बता दें तो अच्छा रहेगा. पहुंच रही है मैम. ओके, परफेक्ट. ऐसा होता है अक्सर कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स की वजह से कभी इंटरनेट स्लो है या कुछ है तो ऐसा हो जाता है. Anyways, welcome to this session and I will thank Dr. Upadhyay, Regional Center Bhopal, Regional Center Jabalpur for having me here. और अच्छा लग रहा है अपने स्टूडेंट्स से रूबरू होके आप लोगों से बात करने का एक मौका है जो अक्सर नहीं मिलता डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में. हम लोग पढ़ाना कितना भी पसंद करें लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. तो क्योंकि आज ये एक ऐसा लेक्चर है जो कि ज्यादातर ओरिएंटेशन रिलेटेड होगा. ओरिएंटेशन मतलब मैं अब 6-7 कोर्सेज के सारी जो डिटेल्स हैं वो तो एग्जैक्टली आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर सकूंगी, लेकिन इतनी डिटेल्स डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस प्रोग्राम में एज अ लर्नर आपसे उम्मीद क्या की जा रही है, आपको करना क्या है और ऐसा क्या क्या चीजें करें जिससे आप आराम से सेल थ्रू कर जाएं इस प्रोग्राम में. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पीजीजेएमसी में 8 कोर्सेज हैं, 6 थियोरी कोर्सेज हैं और 2 प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं. हर कोर्स 4 क्रेडिट का है. हमारे यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि 1 क्रेडिट का मतलब होता है 30 घंटे जो आप लगाते हैं उसमें, या तो पढ़ने में, एक्स्ट्रा रीडिंग करने में, असाइनमेंट्स बनाने में. कंप्लीट जो आप इस प्रोग्राम को दे रहे हैं उसमें 1 क्रेडिट का मतलब होता है 30 घंटे. तो इस लिहाज से अगर सोचें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत लर्नर्स हैं जो इस तरह से पूरा का पूरा समय कोर्स वाइज दे पाते होंगे. लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी आपको यही अलाउ करती है, यही परमिट करती है कि आप लोगों को जहाँ पे जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है वो इनहेरेंट होती है हमारे सिस्टम में. तो बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू कोर्सेज जो पहले शुरू के कोर्सेज हैं एमए के भी और पीजीजेएमसी के भी. पहला कोर्स है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. लार्जली इस कोर्स में हम बात करते हैं कि एक आईना दिखाने की कोशिश है, एक विंडो व्यू दिखाने की कोशिश है जिससे पता चल सके कि क्या क्या चीजें मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं. So all those things which you can cover, so say for example ownership of media,
कम्युनिकेशन की थियोरीज क्या होती हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया की जब बात करते हैं तो मीडिया का मतलब है कि उसका जो ओरिजिन है वो कम्युनिकेशन से, संचार से हुआ है, और संचार एक एंशिएंट हिस्ट्री रखता है संचार अपने आप में, और इसीलिए ये आज के दौर में एक एस्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन है जिसे इंटरडिसिप्लिनरी तौर पे मैनेजमेंट, कॉमर्स, बहुत सारी डिफरेंट डिसिप्लिन इसको इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप इज मेकिंग अ ह्यूज it is containing a bit of communications, तो एक उसका हिस्सा कम्युनिकेशन भी बन चुका है। तो जो ये कोर्स है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें हम अब ये सारी बातें कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ मीडिया का, और किस तरह से अलग अलग मीडिया थियोरीज आई। एक होता है मॉडल और एक होती है थियोरी। मॉडल वो जो आपको बताता है कि इस तरह से ये है कार्य प्रणाली किसी चीज को करने की, और थियोरी वो जो अलग अलग सिचुएशंस में लागू करने पे वैसा ही रिजल्ट दे। ओके, सो ये है थियोरी। तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि थ्योरी और मॉडल अलग अलग क्यों है, या इनका मतलब क्या है, मकसद क्या है। अगर आपको संचार की एक अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग ये समझ सके कि मॉडल्स कहाँ से आते हैं और थियोरीज कहाँ से आती हैं, और ये कैसे कम्युनिकेशन में, सोसाइटल कम्युनिकेशन का किस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। इसके बाद हमने इसमें इस कोर्स में बात की है गवर्नमेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। एक रेडियो जो होता है, रेडियो का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, या जो टीवी चैनल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह का होता है। ऑफ कोर्स ये चीजें समय के साथ साथ काफी तेजी से बदल रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हमारी मुट्ठी में आ गई है। तो वो चीज जिसके लिए आपको एक बड़ा पैराफर्नेलिया चाहिए होता था, एक सिस्टम चाहिए, एडिटिंग कंसोल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, आज के डेट में आपके पास एक मोबाइल फोन है, उस पर आप ये सब चीजें कर सकते हैं। एडिटिंग तक पॉसिबल है ओनली ऑन फोन। तो हम इसी तरह से जो जर्नलिज्म के जो स्वरूप हैं वो अपने आप में बदलते जा रहे हैं। आज हम बातें करने लगे हैं लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म की। एक पहले अगर आपने कभी देखी हो, जनरली भी बड़े शहरों में तो अक्सर दिख जाती है, ओबी वैन होती है। हाँ, वो हर चैनल की अपनी एक बड़ी मिनी बस टाइप की एक वैन होती है, जिसमें वो सारी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है किसी चीज को शूट करने के लिए। तो राइट फ्रॉम कैमरा टू ट्राइपॉड टू हर बेसिक चीज उसमें उपलब्ध होती है। और आज के दौर में रिपोर्टर सिर्फ एक मोबाइल फोन लेके जाता है, उससे रिकॉर्ड करता है, उसे सेंड कर देता है, फाइल को शेयर कर लेता है गूगल ड्राइव से, और वहां पर ऑफिसेज में उसको डाउनलोड करके एडिट कर दिया जाता है और तुरंत पेश कर दिया जाता है। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी चीजों का एक डिफरेंट पैरामीटर दिखा रही है हमें, एक और पर्याय बनती जा रही है। तो ये चीजें इसमें कवर की हैं। और ऑफ कोर्स एक और ब्लॉक है जो बात करता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की। तो जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की, जानकारी हमें अचानक पहले ही कोर्स में क्यों चाहिए? क्योंकि मीडिया इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। जब तक आप एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते, एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसको बकायदा सलीके से सेल नहीं कर सकते, तब तक आपके कंटेंट का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का थोड़ी छोटी सी झलकी देने की कोशिश की है। और दरअसल होता क्या है कि मास कम्युनिकेशन में कई तरह के डिसिप्लिन्स हैं। पब्लिक रिलेशंस है, एडवर्टाइजिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मार्केटिंग है, मीडिया मार्केटिंग जिसको कहा जाता है। तो ये इन सारे डिसिप्लिन्स के होने की वजह से ये जो हमारा सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन, ये अपने आप इंटरडिसिप्लिनरी बन जाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसका लेना देना मार्केटिंग से है, कैसे इसका लेना देना मैनेजमेंट से है, वगैरह वगैरह, और ऐसी तमाम चीजें हैं। सबसे खूबसूरत चीज इस डिसिप्लिन की ये है कि ये आपको छोटे छोटे तरीकों से स्किल्स सिखा देती है, जिसके थ्रू आप लोग एक रोजगार जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक अच्छा तरीका हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप। बल्कि हम जब स्किल इंडिया की बात करते हैं या स्किल सेक्टर की बात करते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल सेक्टर अपने आप में एक अलग सेक्टर बनाया गया है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए या लोगों को स्किल्ड करने के लिए। आज के दौर में
बहुत जल्दी आप देखेंगे, और 20 साल 25 सालों के बाद आप देखेंगे कि जरूरत इस चीज की नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटीज से कितनी डिग्रियां हासिल करके अपने फाइल में लगा ली। जरूरत इस चीज की है कि आप किस अच्छी स्किल पे काम कर सकते हैं। जो लेटेस्ट स्किल्स है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हो गए, कैमरा, लेटेस्ट कैमरा ऑपरेट करने का तरीका हो गया, या एडिटिंग करने का तरीका हो गया, इतनी तमाम चीजें हैं। बिग डेटा इस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ रहा है। इन सब चीजों को पढ़ने, समझने और उसके हिसाब से ढलने की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ओबी वैन का जमाना अब खत्म हो रहा है, वैसे ही जिस तरह से जो जर्नलिज्म है वो एक दूसरे ही तरह से, दूसरे ही प्लेटफॉर्म पे चेंज होता जा रहा है। बल्कि जर्नलिज्म तो आज के दौर में कहिए तो जर्नलिज्म बचा ही नहीं, कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म नहीं रहा। तो और आजकल हम लोग सिटीजन जर्नलिज्म की बात करने लगे, ऐसे चीजों की बात करने लगे जहां कोई भी कोई एक वीडियो बना लेता है और उसको सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है मीडिया का, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सिर्फ कुछ मीडिया पर्सन्स के लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए। क्योंकि उसी ट्विटर पे आप भी ट्वीट करते हैं जिसपे राजदीप सरदेसाई करते हैं, उसी सोशल मीडिया पे, उसी यूट्यूब पे आप भी अपना वीडियो डाल पाते हैं और अपना यूट्यूब चैनल चला पाते हैं जिसपे और इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं। तो आइडियली ये जो प्रोग्राम है इन अ नटशेल, ये आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश करता है और उसके बाद आपको आजादी देता है कि आपको क्या लगता है, आपका जहां टैलेंट है आप उस चीज को पिक कीजिए और उसे फर्दर डेवलप कीजिए, एंड डेवलप इट इन अ वे कि आप एक स्किल सेक्टर के एक माहिर पर्सोनल बन के निकले। तो ये है हमारा पहला कोर्स। सेकेंड कोर्स पे जब हम बात करते हैं तो इट इज मोर अबाउट रिपोर्टिंग टेक्निक्स। तरह तरह की रिपोर्टिंग है। हमें मालूम है कि जो समाज है, समाज में कई तरीके की चीजें होती हैं। आप उसमें स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें क्राइम है, उसमें लीगल है, उसमें कॉर्पोरेट है, उसमें तमाम चीजें। तो जो हम बात करते हैं कि जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट कैसे डिफरेंट है, मैंने अभी कहा कि हम सब जर्नलिस्ट बन गए हैं, सिटीजन जर्नलिज्म की बात हो गई, लेकिन उनमें और आप जो कि एक ट्रेंड जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको मालूम है कि किस तरह से चीजों को सिंपली, जो कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको सामने कैसे लाना है, चीजों को सिंपल कैसे रखना है, चीजों को इस तरह से कैसे समझाना है कि सामने वाले की समझ में आ जाए, और also keeping in mind that you're making use of minimum words, maximum visuals, and how it is all interacting. जो टेक्स्ट का और जो विजुअल का आपसी संबंध है, वो एक जो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है ऑडियंस के ऊपर, वो किस तरह का इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें आपको एक जानकार, सिद्धहस्त जर्नलिस्ट बनाती है। और ये वो चीजें हैं जिनको पढ़, जिसकी जो जिनकी जानकारी, जिसमें जो एक कहिए कि स्किल जो आप डेवलप कर पाते हैं व्हेन यू गो थ्रू दिस प्रोग्राम। और इसी वजह से रवीश अलग हैं और बाकी सिटीजन जर्नलिस्ट अलग हैं, या कोई भी और, आप किसी भी और मजे हुए पत्रकार की बात कीजिए। तो बेसिक आइडिया क्या है कि वो जो बेसिक चीजें हैं लिखने की, जो बेसिक्स हैं राइटिंग के, किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह की स्क्रिप्ट का कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर आप न्यूज लिख रहे हैं तो वो कैसा हो, अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो वो कैसा हो, अगर आप एक कॉलम लिख रहे हैं जो ज्यादातर मार्गदर्शन के लिए होता है तो वो कैसा हो। इतने सारे तमाम तरीकों के फॉर्मेट्स हैं, राइटिंग फॉर्मेट्स, उन सब की जानकारी रखनी जरूरी है। ऑल्सो बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टू बी द मीडिया प्रोफेशनल्स ऑफ टुमारो। तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती हों, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा रही हों, जैसे रिपोर्टिंग टेक्निक्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो MGM 021 रिपोर्टिंग टेक्निक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। और एक चीज जो ध्यान में रखने की है वो ये कि जो प्रिंट मीडिया होता है या जो रिपोर्टिंग टेक्निक्स जिसे हम कह रहे हैं, ये बेसिस है सारे मीडिया का। हम ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए ट्रेन कर रहे हैं या आपको रिपोर्टिंग टेक्निक्स आ गई तो आप नो। आप जब ऑनलाइन मीडिया के लिए जा रहे हैं, जब आप किसी पोर्टल के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, तब भी ये सभी चीजें आपके आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। तो जो हमने फर्स्ट ईयर मास्टर्स में और PGJMC में जो कोर्सेज रखे हैं वो इस तरह के ही रखे हैं कि जो बेसिक्स हों
वो क्लियर हो जाए। इसके बाद आप सेकेंड ईयर करना चाहें न करना चाहें वो आप पे हमेशा निर्भर करेगा। आप चाहें तो कुछ साल काम करके इंडस्ट्री में फिर वापस आ सकते हैं और स्ट्रेट अवे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये सब आपके पास खुली चॉइसेस हैं। बट द आइडिया इज कि जब हम आपको कम से कम वो जो मिनिमम पॉसिबल टाइम है ना, 1 साल का पीजीजेएमसी करा के या एमए फर्स्ट ईयर करा के जब आपको भेजें, तो ऐसा कोई सेक्टर ना रह जाए जिसके बारे में आपको किसी तरह की मालूमात नहीं है। ओके, सो दिस इज अबाउट रिपोर्टिंग टेक्निक्स। सिमिलरली जब हम अगले कोर्स की बात करते हैं वो है ब्रॉडकास्ट और ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो अभी तो हमने बात की बेसिक राइटिंग की, बेसिक जर्नलिज्म की दुनिया को समझने की, इन सब तरीकों की बात की। अब बात कर रहे हैं हम ब्रॉडकास्ट एंड ऑनलाइन की। ब्रॉडकास्ट में टीवी और रेडियो दोनों आ जाते हैं और ऑनलाइन में तो सभी कुछ समाहित है आज के दौर में। आप लोग बहुत बखूबी समझते हैं इस बात को। तो एक वेबसाइट कैसे डेवलप करनी है, वेब जर्नलिज्म किसे कहते हैं, जो अभी मैंने नाम लिया लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म। लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म अखबार में तो नहीं हो सकता है। आज की सच्चाई ये भी है कि अखबार अब बहुत दिन रहेंगे नहीं। कम से कम SEC टाउन्स में, जो मेट्रोपॉलिटन टाउन्स एंड सिटीज, उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि हर कोई अपने मोबाइल पे पढ़ना पसंद करता है, क्योंकि हर इंसान के पास समय की शॉर्टेज है। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी अखबार, जो फिजिकल फॉर्म अखबार का आप देख रहे हैं, वो जो रह जाएंगे वो सिर्फ SEC B क्लास और C क्लास टाउन्स में रह जाएंगे। और अगर हम B क्लास और C क्लास टाउन्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहां इंग्लिश स्पीकिंग लोग बहुत नहीं है, तो उनकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें सीमित होकर रह जाएंगे अखबार, जो जैसा कि अखबार का स्वरूप हम आज जानते हैं, फिजिकल न्यूज़पेपर, राइट। लेकिन और जो बाकी जितने भी अखबार हैं या बाकी जितनी सिटीज है, ऐसा नहीं है कि अखबार खत्म हो जाएंगे, बट दे विल बी डिजिटाइज्ड, जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑलरेडी हैं। आज के दौर में अगर आप दिल्ली की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर भी मिलता है और हर वही अखबार डिजिटल फॉर्मेट में भी उपलब्ध है। आपको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया न्यूज का एक ज्यादा क्रेडिबल सोर्स बन चुका है। तो इस क्रेडिबल सोर्स को करने इस्तेमाल करने के लिए ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपलब्ध है, फॉर सम सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। जो उनको लगता है कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है जो ज्यादातर पॉलिटिक्स की भी बात करता है, सिविक की भी बात करता है, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज, पिंक न्यूज़पेपर जिसे हम कहते हैं, इट इज अ पिंक न्यूज़पेपर। ओके, अब उसमें आता है एक ET प्राइम, एक आता है ET वेल्थ। तो ये सब क्या है, ये स्पेशल सब्सक्रिप्शन के लिए है। तो आप जहां पर इकोनॉमिक टाइम्स तो यूं ही economictimes.com खोल के पढ़ पाएंगे अपने सिस्टम पर, अपने मोबाइल पर, कहीं पर भी। लेकिन अगर आपको ET प्राइम चाहिए तो उसके लिए आपको स्पेशल सब्सक्रिप्शन 3 मंथ 6 मंथ, उनका अपना एक फॉर्मूला होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू जनरेट करने का। तो उस हिसाब से वो उन चीजों को देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो स्टोरीज हैं जो हाईली रिसर्च्ड हैं, जो उस तरह के लोग, एक इंसान होता है कि अखबार इसलिए पढ़ता है कि क्या हो रहा है दिन दुनिया में पता चले, और एक आदमी है जो इकोनॉमिक टाइम्स इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो वाकई कुछ अंदाजा लगाना चाहता है, आप कह लीजिए मार्केट का अंदाजा लगाना चाहता है, या इकोनॉमी या बजट कैसा आने वाला, इन सारी चीजों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो जो वेल रिसर्च्ड गूढ़ स्टोरीज हैं वो अलग से ऑन सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो इस तरह अखबार का जो स्वरूप है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम, तो वो मैं आपको बता रही थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज और टाउन्स में आज के दौर में फिजिकल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर भी है और यही सारी चीजें सब्सक्रिप्शन पर भी, यानी आपके स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आने वाले वक्त में ये फिजिकल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर खत्म होने वाला है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, आज से कोरोना से पहले, आज से 4-5 साल पहले 40-40 पन्नों के अखबार आया करते थे, तरह तरह के सप्लीमेंट्स आया करते थे। तो 40 to 44 पेजेस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया वाज ऑर्डिनरी, नॉर्मल था। और आज के दौर में आप देख लीजिए कि 10-12 पन्नों से ज्यादा नहीं है। वजह, जो अखबार था उस पे सब्सिडी हटा दी गई है। जो जिस तरह का कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ये है, उसको, उसमें रेवेन्यू वापस जनरेट करने के लिए जितना कैपिटल लगाना पड़ रहा है वो ज्यादा है, रेवेन्यू जो जनरेट होके आ रहा है वो कम है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? थिनिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स शुरू हुआ। स्पेशलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, ये 2-3 चीजें ऑल अक्रॉस द मीडिया आप देखेंगे, है ना। आप NDTV, गुड फूड, ये भी है,
एनडीटीवी न्यूज भी है, आप किसी भी चीज की इस तरह से बात कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आपके पास इस तरह से अवेलेबल हैं कि आपको ये बता सकें कि आपको जो चीज चाहिए, कस्टमाइज चीज, वो आपको मिल रही है। जबकि 5 साल पहले ऐसा नहीं था। 5 साल पहले हमारे अखबार में हाउसवाइफ्स के लिए भी कुछ आएगा, बूढ़ों के लिए भी कुछ आएगा, बच्चों का भी एक सेक्शन होगा, पॉलिटिक्स पे भी एक सेक्शन, तो अडल्ट रीडर्स के लिए भी होगा, सबके लिए। तो कैफेटेरिया अप्रोच थी। अब वो कैफेटेरिया अप्रोच नहीं, अब कस्टमाइज्ड अप्रोच है। जिसको सिर्फ जनरल रीडिंग करनी है तो उसके लिए वो 10 पन्नों का अखबार है। इस तरह से परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन इतना सटल होता है, इतना धीमे से होता है कि बहुत चीजें रियलाइज भी नहीं होती। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, व्हाट्सएप तो एक यूनिवर्सिटी बन ही चुका है। फेक न्यूज इंडस्ट्री एक पैरेलल टू मीडिया इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, फेक न्यूज को बस्ट करने के लिए एक और इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। तो हो क्या रहा है कि फेक न्यूज आता है, फैक्ट चेक, और एक जो पैरेलल इंडस्ट्री रन कर रही है, जो फेक न्यूज पे रन कर रही है, उसके भी पैरेलल एक ऑल्टरनेटिव आ गया है जो आपको ये बताता है कि ये न्यूज फेक है। तो वहां उन एम्प्लॉइज का काम कैसे चल रहा है? टेक्नोलॉजी के द्वारा। वो क्या कर रहे हैं? वो वेरीफाई कर रहे हैं। तो आज ये जो वेरिफिकेशन का दारोमदार है, ये आप लोगों पर है, मीडिया पर नहीं है। एक जमाना था कि बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, अच्छा अरे ये साहब तो फला फला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इनका जो नॉलेज लेवल है इस तरह का है, ये इस तरह के डिस्कशंस करते हैं। आज ऐसा नहीं रहा। आज मीडिया वांट्स टू बिलोंग टू यू। मीडिया चाहता है कि आप के साथ उसका दारोमदार रहे, ठीक है। और इसी से उसने अपनी जो जिम्मेदारी है, जो अभी तक जिम्मेदारी से वो निभाता आ रहा था, अपनी ड्यूटी की चीजों को वेरीफाई करके देता था, सोर्सेज चेक करके देता था, आज वो खत्म हो चुका है। तो आज क्या है? आज ये दारोमदार आपके ऊपर है। अगर आप ये बिलीव कर रहे हैं कि कोरोना हवा में फैला हुआ है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको रिसर्च करिए, देखिए सही सोर्सेज से आपको ये खबर मिल रही है या नहीं मिल रही है, या लैंसेट जर्नल ने बोला है या किसी नॉर्मल बाबा जी ने बोला है, ये आप देखिए। तो इस तरह से आपके पास ओवर फ्लडेड तो हो गए हैं आप इंफॉर्मेशन से। इतनी इंफॉर्मेशन है आपके एनवायरनमेंट में, इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है जो संभालना मुश्किल है। पर अक्सर लोग गलती क्या कर जाते हैं? जो मीडिया लिटरेसी वाली बात है वो पीछे छोड़ जाते हैं। आपको जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर एक खिलौना दे दिया जाए, तो वो उस खिलौने से तब तक खेलता रहता है जब तक वो उसको अंदर बाहर चलता कैसे है, चाबी कैसे भरी जाती है, टूट कैसे जाता है, पहिए कैसे अलग हो जाते हैं, वो सब जब तक न कर ले तब तक उसको छोड़ता नहीं। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है? हम लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम हर चीज को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। मगर सोर्सेस इतने सारे सोर्सेस से हमारे पास तरह तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब होता क्या है? यहाँ पर मीडिया या टेक्नोलॉजी या कंपनीज, कॉर्पोरेट्स आपके दिमाग से खेलना शुरू कर। उन्हें समझ में आ जाता है कि इनका बेंट ऑफ माइंड ऐसा है। मान लीजिए मैं अंग्रेजी दवाइयां कोशिश करती हूँ कि ना इस्तेमाल करें, तो आयुर्वेद से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब के वीडियोस मुझे दिखाई देंगे, मुझे सजेस्ट होंगे, सजेशन लिस्ट में आएंगे या मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे, तो ज्यादा ऐसा पाया जाएगा कि मेरा रुझान उस तरफ ज्यादा रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स नहीं है। आयुर्वेदिक चीजें कई बहुत स्ट्रांग होती हैं। अभी हमारे यहाँ जब कोरोना फैला हुआ था, तो दिल्ली में एक वसंत कुंज में एक हॉस्पिटल है, बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, वहां पर स्पेशली एक काढ़ा विंग खुल गया। लोगों ने इतना काढ़ा पिया कि उनको अल्सर्स हो गए और वो भर्ती हैं। वो काढ़ा विंग खुला हुआ है हॉस्पिटल में। तो आप सोच सकते हैं कि स्मॉल दैट लिटिल इंफॉर्मेशन कैन बी सच अ डेंजरस थिंग। इसलिए जो ये जिम्मेदारी है, ये आप लोगों पे आ गई है, हम लोगों पे आ गई है, आम इंसान पे आ गई है। और ऐसे में कौन जर्नलिस्ट खड़ा होगा बार बार जो ये टेस्ट पास करेगा, क्रेडिबिलिटी का टेस्ट, जो बार बार ऐसे रिपोर्ट्स लेके आएगा जिस पे लोग भरोसा कर सके? नहीं, फला फला जर्नलिस्ट ने जो बताया था वो तो सही निकला, ठीक है। वो किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, वो स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है, पॉलिटिक्स के बारे में हो सकता है, हेल्थ, कोरोना, बिग फार्मा आज के दौर में कितनी बड़ी चीज बन गया है। आज के दौर में अगर सबसे बड़ी अमेजोन और जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको गूगल, अमेजोन, ये 2 4 5 कंपनीज को छोड़ दिया जाए, तो सबसे बड़ी कंपनीज आज की डेट में फाइजर जैसी कंपनीज हैं जो दवाइयां बेच बेच के, और हमें नहीं पता कि जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं
क्या वो अल्टीमेट हैं? क्योंकि कितनी सारी रिसर्चेज ऐसी आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि आपकी का लाइफ स्पैन घटेगा, लेकिन वैक्सीन के लिए जाने के अलावा हम लोगों के पास कोई चारा भी नहीं है। तो किस तरह से फार्मा ग्रो कर रहा है और किस तरह से वो कीमत बढ़ा रहा है, ये सब परव्यूज हैं फॉर अ जर्नलिस्ट। आप कितनी वेल रिसर्च स्टोरीज लिख सकते हैं इसमें, आप इसमें कितना काम कर सकते हैं। और पढ़ने वाला, हम किस पे यकीन करेंगे? हम उस पे यकीन करेंगे जिसकी बात बार बार सही निकलेगी। तो आप समझ रहे हैं आप लोगों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है। आप लोग आने वाले वक्त में जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं, लेकिन अपने लिए जो क्रेडिबिलिटी का जामा आप चुनेंगे वो आपके बारे में बहुत कुछ कहेगा। तो आप किस तरह का रेप्यूटेशन मीडिया वर्ल्ड में, सिविल सोसाइटी में एंजॉय करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन के तो बहुत बहुत तमाम तरीके हैं इंफॉर्मेशन लेने के, राइट। तो अब हमने कवर कर लिया, मैं थोड़ा सा भटक जाती हूँ, लेकिन हमने कवर कर लिया ब्रॉडकास्ट और ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो हमने जो ब्रॉडकास्ट और ऑनलाइन जर्नलिज्म है उसमें ये बात की कि किस तरह लॉन्ग फॉर्म, हाँ लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म का क्या है, अखबार में इतनी जगह नहीं है। अखबार आपको 1 कॉलम 2 कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 कॉलम, बस उससे ज्यादा स्पेस नहीं देगा। लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म क्या है? जब आप ऑनलाइन जा रहे हैं, जब आप इंटरनेट पे कोई स्टोरी लिख रहे हैं, पोर्टल्स पे, तो वहां पे जगह की कमी नहीं है, स्पेस इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। तो आप उसे जितना चाहे क्रिएटिव बना सकते हैं। आज तक हम लोग बंधे हुए थे, हम लोग एज जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं, या हम जैसे जो जर्नलिज्म ट्रेनर्स हैं, हम लोग बंधे हुए थे। किस तरह से बंधे हुए थे? 5 Ws and 1 H। आप लोगों ने अगर ये कोर्स मटेरियल उठा के देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई दिया होगा इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब क्या? पिरामिड हम सब जानते हैं इस तरह से होता है पिरामिड, इसको इन्वर्ट कर दिया जाए तो दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड, है ना। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे पहले आप लेके आइए ऑडियंस के पास। क्यों? क्योंकि सबके पास समय की कमी है, तो 2-4 पॉइंट पढ़ेगा, पूरी रिपोर्ट आपकी नहीं पढ़ेगा। लेकिन डिजिटल में क्या है? आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप अपने स्क्रीन पे पूरी स्टोरी पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपके पास समय की कमी नहीं है। इसकी वजह से आप अपनी स्टोरीज को, आप जो लिख रहे हैं उसको बेहद क्रिएटिव, बेहद एक्साइटिंग बना सकते हैं। उसे करने के बहुत सारे तरीके। अब आप बंधे नहीं रह गए हैं कि जल्दी से पहले 5 Ws और 1 H बता दो। क्या है वो 5 Ws 1 H? 1 H मतलब हाउ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। 5 Ws and an H। ओके, तो आप सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन दे देते थे और धीरे धीरे, और एडिटर भी क्या करते थे, मान लीजिए कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज आ गई, या मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट आ गया। एडवर्टीजमेंट के लिए खबर को किल कर देना बड़ा कॉमन है, आज से नहीं बहुत सालों से है। तो वो क्या करेंगे कि आखिरी पैराग्राफ को कैंची लगा देते हैं ताकि जो सबसे कम इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस न्यूज का वो सबसे नीचे आए और हम उसे काट के खत्म कर सकें। इसलिए इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच पे अखबार चलते थे। आज भी कई बार बहुत सारी स्टोरीज आप इन्वर्टेड पिरामिड पे देखेंगे और इस तरह से होता था। लेकिन अब लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म के आने के साथ, क्योंकि हर चीज डिवाइस पे आ गई है, और ऐसा आप कभी कभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो हम देखते हैं ऐसा कि अखबार में नीचे लिखा रहेगा कि इसमें और वेल रिसर्च स्टोरीज चाहिए तो चले जाइए फला.com पे। तो वेबसाइट्स के एड्रेसेस दे दिए जाते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म यही है जो कि ज्यादा क्रिएटिव है, ज्यादा बातें कह पाता है, ज्यादा रेलेवेंट डिटेल्स निकाल के ले आ पाता है। अब एक खबर सोचिए, कोरोना की वजह से इतने लोगों की मौत, और लोगों ग्लोबली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है और इतने लोगों की ग्लोबली मौत हो गई है। अब इस चीज को एक छोटा सा 1 by 1 का कॉलम सेंटीमीटर में भी आप दे सकते हैं, सिर्फ एक हेडलाइन के रूप में अनाउंस करके छोड़ सकते हैं, बकायदा एक आर्टिकल लिख सकते हैं जिसपे एक बॉक्स आइटम बनाया जा सकता है, या इस पे आप एक वीडियो भी डाल सकते हैं, इसमें आप फैक्ट चेक भी डाल सकते हैं, इस पे आप जो पुरानी, मतलब पिछले 3 साल से हम कोरोना झेल रहे हैं, तो 3 साल से एक कंपैरेटिव रिपोर्ट भी बना सकते हैं। ये सब आइडियाज हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि स्पेस इज नॉट कंस्ट्रेंट एनीमोर, राइट।
तो इस तरह की चीजें ब्रॉडकास्ट और ऑनलाइन जर्नलिज्म में पॉसिबल हो पाती हैं। फिर हम बात करेंगे मीडिया एंड सोसाइटी की। मीडिया एक ऐसा एंटिटी है जो सामाजिक सरोकार तो रखता ही है, समाज से हटके उसे नहीं देखा जा सकता। क्या होता है, मीडिया एक सब सिस्टम होता है। सब सिस्टम मतलब सिस्टम का हिस्सा। कौन सा सिस्टम का हिस्सा? सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये जो तीन सिस्टम साथ में चलते हैं तब समाज सही से चलता है, और इन तीनों का हिस्सा है वेन डायग्राम। याद है आपको, स्कूलों में पढ़ा होगा आपने वेन डायग्राम। तो तीन सर्कल्स का इंटरसेक्शन मीडिया है। इस तरह से काम करता है मीडिया। तो मीडिया एंड सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम तमाम इश्यूज को टच करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट से क्या लेना देना है मीडिया का, मीडिया सोसाइटी में किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं। जैसे आज के दौर में आप देखेंगे जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन के निकला है। 3-4 चीजें जो ग्लोबली, जिसको कोई मना नहीं करता कि ये इशू नहीं होना चाहिए, इस पे कोई कंटेंशन नहीं है। जैसे इन्वायरमेंट, यूजिंग क्लीन फ्यूल्स, कार्बन रेटिंग कम करना, ये सारी चीजें हैं। फिर टेररिज्म, जिस तरह से टेररिज्म दुनिया में बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट, टेररिज्म, एनर्जी, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, जेंडर, जिस पे कोई मना नहीं करता कि इस पे काम क्यों किया जा रहा है या ये गलत है, ये धर्म नहीं है, ये वो चीजें नहीं है जिस पे लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। नहीं, सबको अच्छी सड़कें चाहिए, सबको बेहतर साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सारी एमिनिटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। ठीक है, तो कुछ मुद्दे हमेशा दुनिया में, सोसाइटी में, समाज में ऐसे रहते हैं जिसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मीडिया एंड सोसाइटी ज्यादातर इसी हिस्से को टच करने की कोशिश करता है, डेवलपमेंट वाले हिस्से को। अभी तक क्या था, जब तक इंटरनेट इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में, सोसाइटी में नहीं आ गया था, तब तक सब लोगों की दौड़ दिल्ली तक, बॉम्बे तक, हैदराबाद तक, चेन्नई तक लगती थी। क्यों? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज और टाउन्स यहाँ ये हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं। अब क्या है, अब आपके पास चॉइस है। अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर है तो आप जाइए, आप मुन्नार में, केरल में बैठिए, ताजी हवा में सांस लीजिए, फ्रेश खाना पानी लीजिए और इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़े रहिए। वो सब चीजें कीजिए जो आपको लगता था कि आप सिर्फ मेट्रोपॉलिटन टाउन्स और सिटीज में कर पाएंगे। तो ये एक नया जो अपॉर्चुनिटी है, ये इंटरनेट ने हमें दी। दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें जैसे, आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि नहीं, कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। मैं सारा प्रोसेस तो अभी आपको नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने, एक पैरेलल करेंसी खड़ी होने की कोशिश कर रही है दुनिया में। हम जानते हैं हमारा रुपी, INR हमारी करेंसी है, या डॉलर सिंगापुर में है, डॉलर US में है, पाउंड UK में है वगैरह। ये एक पैरेलल ग्लोबल करेंसी खड़ी होने की कोशिश कर रही है जो कि एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है बिटकॉइन के बाद ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या टेक्नोलॉजी है? ये समझ लीजिए कि जो मैं अभी आपसे लेक्चर की शुरुआत में कह रही थी कि आज से कुछ साल, 10 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप डिग्रियां इकट्ठी करके फाइलों में रखें। आप कौन सा स्किल सेट अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर बात है। US में आज के टाइम में आप कभी गूगल करके देखिए जो टीनेजर मिलियनर्स, और आप पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 10, 15, 12 से 15 साल या 17, 18 साल के, जो सिर्फ गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स। वो वीडियो गेम खेल के वो ब्लॉकचेन को आसान बना देते हैं उससे इंटरैक्ट करना, और उसके थ्रू डिजिटल करेंसी जनरेट होती जाती है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का गेम आप जितना ज्यादा खेलेंगे, आपको खेलने का पैसा भी दिया जाता है। इस तरह टीनेजर्स मिलियनर्स बने। तो ये थोड़ी अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं, जरूरी है कि हम एक 15 साल के बच्चे को ये सिखाएं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। उसे पैसा मिंट करने की मशीन न बना दें, है तो बेसिकली इंसान ही।
क्योंकि ऐसी जो एक वैल्यू सिस्टम है, जो एक सोशल सिस्टम है, उससे अलग होके हुड पहन के और वीडियो गेम खेल के पैसा जनरेट करके आप खुश नहीं रह सकते। दिस इज नॉट व्हाट बीइंग अ ह्यूमन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इस हद तक जा रही है। अब ऐसे में जो सोसाइटी का रोल है, जो मीडिया का रोल है सोसाइटी में, वो बदल जाता है। इन सब चीजों को सामने भी लाना है कि ये सब सच्चाइयां हैं हमारे समाज की आज, और किस तरह से हमें इस पे काम भी करना है। कोई चीज तभी तक गलत रहती है जब तक वो वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करती है। जब उसे बैलेंस कर दिया जाए तो वही चीज सही बन सकती है। इसी तरह तो होगा कि कोई 12वीं करके या बैचलर्स करके अगर वेडिंग प्लानर का एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्स कर लेता है, तो वो वेडिंग प्लानर के रूप में एक अपने आप को एज अ प्रोफेशनल स्थापित कर सकता है। वो कमाई का भी जरिया होगा, वो उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी जरिया होगा, और वो एक खुद का काम है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इस तरह से आप टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली बुरा नहीं बता सकते, लेकिन ये एक इतना बड़ा हाथी है, इतना बड़ा डोडो है, जिसको संभालना मुश्किल है। अगर ठीक से संभाल लिया तो ह्यूमन रेस बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि अगर डूबेंगे तो सब डूबेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में डूब गए और यूएस में बच गए, ऐसा होगा नहीं। कोरोना की तरह ही हर चीज चलेगी। आज का जमाना कंपटीशन का नहीं रहा। बहुत से लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। आज का जमाना कोलैबोरेशन का है। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब साथ वाला आगे बढ़ेगा। अब वो समय गया जब आप साथ वाले को धक्का मार के और आगे बढ़ जाते थे। वो दुनिया नहीं है, और अगर आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं तो आप कूप मंडूक कहाएंगे। एनीवेज, तो ये तो इसी से आ जाता है अगला कोर्स हमारा, मीडिया एंड एथिक्स, कि मीडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे फेक न्यूज आज के टाइम में बहुत इस पे रिसर्च हो रही है, कई रिसर्च पेपर्स छप चुके हैं बहुत समय से, और बल्कि कोरोना के समय में और ज्यादा छप रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय में हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस कर लिया है खुद को। तो ऐसे में जो फेक न्यूज की जो पोटेंसी है वो बढ़ जाती है। इट्स लाइक दैट। जैसे वायरस के बाद वायरस जब वेरिएंट और आते हैं तो उनकी पोटेंसी बढ़ जाती है, उसी तरह से फेक न्यूज की पोटेंसी बढ़ जाती है जब लोगों के बीच आपसी कम्युनिकेशन कम हो जाता है। तो मीडिया लॉज एंड एथिक्स आपको बताता है कि क्या वो चीजें हैं जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स को या जर्नलिस्ट को नहीं करनी चाहिए या सोच समझ के करनी चाहिए। उसमें अब पुरानी चीजें जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है, उसमें साइबर लॉज भी आते हैं, उसमें वो तमाम चीजें आती हैं जिसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ट्रेन्ड जर्नलिस्ट, ताकि आपसे रिपोर्ट करते टाइम या कोई किसी चीज को लोगों तक पहुंचाते समय कोई गलती नहीं। देन इसके बाद अपने पास है प्रिंट मीडिया, जो कि एक स्पेशलाइज्ड। क्यों प्रिंट मीडिया? क्योंकि प्रिंट मीडिया हर चीज का बेसिस है। आपको लगेगा कि सिर्फ प्रिंट मीडिया करके ही अलग से एक कोर्स क्यों डाला, MGM 026 है प्रिंट मीडिया। एक तो ये वजह है कि अगले साल मतलब सेकेंड ईयर में उसका जो एक कोर्स हमने एडवर्टाइजिंग पे डाला है, मार्केटिंग पे डाला है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो के क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी फॉर्मेट्स होते हैं, रेडियो प्रेजेंटेशन कैसा होता है, रेडियो न्यूज कैसे होता है, ये सब चीजें। और यही सारी चीजें हमने टीवी के बारे में डाली हैं, यही चीजें हमने तो ये अपने आप में स्टैंड अलोन कोर्सेज हैं सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में ही प्रिंट मीडिया इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्योंकि प्रिंट मीडिया एक बेसिस होता है। जब तक आप सीखेंगे नहीं कि आपको लिखना कैसे है, एक आर्टिकल और एक बैकग्राउंडर में फर्क क्या है, तब तक आप वो अखबार हो या ऑनलाइन हो या टीवी हो, आप नहीं जस्टिस कर पाएंगे एज अ जर्नलिस्ट। तो इसलिए जो स्पेशलाइज्ड राइटिंग एंड रिपोर्टिंग है वो हिस्सा कवर हुआ है प्रिंट मीडिया में एज अ स्पेशलाइजेशन। तो इसलिए MGM 026, तो बेसिक आइडिया क्या है कि PGGMC करके अगर आप छोड़ के भी जाना चाहें तो कम से कम किसी चैनल में इसलिए नहीं रुकेंगे कि आपको एक सर्टेन फॉर्मेट में काम नहीं करने आया। आपको समझ में आता है कि फीचर कैसे डिफरेंट है, एडिटोरियल कैसे डिफरेंट है। तो अगर एक चैनल कह रहा है कि ये हमारी आवाज होगी, XYZ चैनल की आवाज होगी, तो वो किस तरह लिखा जाए ये आपको आइडिया है। अब वही चीज आप अखबार की आवाज बना के छाप दीजिए या एक टीवी पे एक पीस टू कैमरा के तौर पे छाप दीजिए, इट्स अप टू यू।
तो ये हैं हमारे जो थियोरी कोर्सेज हैं पीजीजेएमसी के, जो कि काफी कारगर हैं आप लोगों को एक एक बेसिक इम्पॉर्टेंट ग्लिम्स देने में। इसके बाद अपने पास हैं 2 प्रैक्टिकल कोर्सेज। ये प्रैक्टिकल कोर्सेज क्योंकि हम लोगों ने जो आपको प्रिंट में, ऑनलाइन में, ऑडियो विजुअल में, रेडियो में जो चीजें बताई, जो चीजें करवाई, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग टेक्निक्स में कि लीगल रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। तो आपसे मैंने जो प्रिंट एंड ऑनलाइन वाला जो क्या कहिए जो प्रैक्टिकल है MJML 021, 020 एंड 021, उसमें मैंने आपसे ये कहा कि आप ये एक कुछ फैक्ट्स हैं और आप ये स्टोरी कवर करके लाइए। आइडियली हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप जाइए पुलिस स्टेशन, पास के पुलिस स्टेशन जाइए, वहां से फैक्ट्स कलेक्ट करके लाइए। कोरोना वगैरह की वजह से हम लोगों ने अपने असाइनमेंट्स इस तरह से बनाए हैं कि आप लोगों को बाहर सोशल इंटरेक्शन के लिए न जाना पड़े और कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे आप अपनी स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो एक लीगल स्टोरी है, एक क्राइम स्टोरी है, एक किस तरह की, और ये पहचानना कि कौन सी स्टोरी को आप लीगल बोलेंगे, कौन सी स्टोरी को आप कोर्ट स्टोरी बोलेंगे, किसको आप क्राइम स्टोरी बोलेंगे, ये पहचान होना ये भी अपने आप में बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से जो 2 प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल जो 2 प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनके लिए प्रैक्टिकल मैनुअल्स बने हुए हैं। उसमें सारी, अक्सर मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम है कि वो लोग जाके पढ़ते नहीं, जल्दी से ईमेल करेंगे, जल्दी से परेशान हो जाएंगे, जल्दी से रीजनल सेंटर को तंग करेंगे, सब करेंगे वो लोग, लेकिन जो चीज उनके पास है, जो प्रैक्टिकल मैनुअल उनको दिया हुआ, और देखिए आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि क्योंकि हम एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी हैं, हम खुद कई बार इस बात को रीगर्जिटेट करते हैं, बार बार इस पर सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो स्टूडेंट के दिमाग में आए कि ये कैसे करेंगे और उसका जवाब हमारे मैनुअल में नहीं है। हम खुद इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस मैनुअल से परे आपकी कोई ऐसी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर उसमें नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपसे प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक बार जरा पढ़ा कीजिए जो प्रैक्टिकल मैनुअल्स आपको दिए हुए हैं, जो प्रोग्राम गाइड आपको दी हुई है, आपके सारी समस्याओं के समाधान उसी में है। आप हम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप रीजनल सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नया नहीं करते, वो वही आपको बता देते हैं। इतना एफर्ट किया, उससे अच्छा जाके पढ़ लेते। और वैसे भी जर्नलिज्म के प्रोफेशन में आ रहे हैं आप लोग, पढ़ना लिखना तो आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, इससे तो बच नहीं सकते। तो एक कोर्स करने के लिए आप मैनुअल्स नहीं पढ़ पाएंगे और परेशान होते रहेंगे, तो कौन परेशान हुआ? आप परेशान हो, क्या जरूरत है परेशान होने की जब चीज आपके पास पड़ी है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपने प्रैक्टिकल मैनुअल्स, अपने प्रोग्राम गाइड्स बहुत डिटेल में पढ़िए, और वो इन सब बातों को कि आप एक डिस्टेंस पे हैं, आप हमसे रोज नहीं मिलते हैं, और अपने आप ये प्रोग्राम करने वाले हैं। कुछ सपोर्ट हम लर्नर सपोर्ट रीजनल सेंटर के तहत और बाकी लोगों के थ्रू दे पाते हैं, लेकिन ज्यादातर काम आपको खुद करना है। इस बात का ध्यान में रखते हुए ही हमने प्रैक्टिकल मैनुअल्स बनाए हैं और प्रोग्राम गाइड्स बनाए हैं। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये है हमारे कोर्सेज जर्नलिज्म के। अब इससे आगे अगर आप लोगों की कोई शंका है, कोई anything that you want to understand, I am open to your questions. Welcome. थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से बताया लोगों को। मुझे आशा है कि लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसा कि आपने कहा कि हम लोग इसको किसी की शंकाएं हैं तो उसकी बात कर लें या कुछ और। क्यों विवेक जी, पहले तो शंकाओं को ही ले लिया जाए। बिल्कुल सर, लर्नर्स के लिए मीटिंग है तो लर्नर्स को इंटरेक्ट करने का ये मौका जरूर मिलना चाहिए पहले। जी। तो जो भी जिज्ञासाएं हैं या कोई काउंटर क्वेरी है, उसके लिए हम अपने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लर्नर्स को उनकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना हैंड रेस कर लें और क्यू से हम एक एक को बुलाएंगे, उसके बाद अपनी क्वेरी को वो पूछ सकते हैं। जी, लेखराज जी ने पूछा है। प्लीज लेखराज जी, अपना माइक और वीडियो ऑन करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्ते सर।
सर मैं ये निवेदन करना चाह रहा था, एक ये असाइनमेंट और एग्जाम में हिंदी मीडियम से देना है सर मुझे, और इसमें मीडियम इंग्लिश मीडियम है सर एमएजेएमसी में। इंग्लिश मीडियम है जरूर, उसमें स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल है और हम लोग अभी उसे ट्रांसलेट नहीं करा पाए हैं, लेकिन आपके पास ये चॉइस है कि आप अपने असाइनमेंट्स और एग्जाम्स दोनों हिंदी माध्यम में दे सकते हैं। जी 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 मैम, थैंक यू मैम। और मैम ये मतलब स्टडी मटेरियल अभी तक मतलब मिला नहीं है मुझे। कब का एडमिशन है आपका? जुलाई 2021 का मैम। अभी आपको मिल जाएगा, आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर लीजिए और आपको वो लोग गाइड कर देंगे। मिल जाएगा। देखिए इसमें कुछ ऐड मैं करना चाहूंगा कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, माध्यम का अर्थ है कि जो आपने इंग्लिश मीडियम में ऑफर हो रहा है, तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, असाइनमेंट का पेपर इंग्लिश में होगा और मटेरियल जो भेजा जाएगा वो इंग्लिश में ही होगा। लेकिन आपके पास स्वतंत्रता है, आप अपने अभिव्यक्ति को हिंदी में भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है स्टडी मटेरियल का, तो स्टडी मटेरियल उन लोगों को ही भेजा जाएगा जिन्होंने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया है। हो सकता है आपने सॉफ्ट कॉपी के लिए ऑप्ट किया हो, क्योंकि उस समय 15% सॉफ्ट कॉपी वालों को छूट मिली है। तो ऐसे चीजों के लिए आपको ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करना है। ई ज्ञान कोश का लिंक हमने जो भी मेल भेजी है उसमें भेजा हुआ है, असाइनमेंट का भी लिंक है, प्रोग्राम गाइड का भी लिंक है, आप उससे डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अभी एक आपको हम लिंक देंगे, उस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल का क्या स्टेटस है। आपके घर पर आएगा और आप निकटतम अपने पोस्ट ऑफिस में भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आमंत्रित करते हैं। मैम एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, हाउ टू सबमिट द असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिकल कोर्स। जी जी प्रेरणा, इसे सबमिट करने के लिए आप जरा अपना प्रैक्टिकल मैनुअल, यही जो मैंने आखिरी में 5 मिनट इसी पे निकाले कि जरा प्रैक्टिकल मैनुअल पढ़िए। आपको उसमें करना क्या है, आपको अपना प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो तैयार करना है। उस प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो को, अगर स्टडी सेंटर बंद है तो आपको स्ट्रेट अवे रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है, नहीं तो स्टडी सेंटर पे कर सकते हैं। इसके बारे में आपको आपका रीजनल सेंटर गाइड कर देगा। और वो प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो आपका 70% ऑफ मार्क्स के लिए जिम्मेदार है। सो 30% विल बी थ्रू वाइवा। ये वाइवा रीजनल सेंटर के ऊपर है कि वो बुला के लेते हैं, कंडक्ट करवाते हैं या ऑनलाइन कंडक्ट करवाते हैं। तो 30% मार्क्स आपके वाइवा से आएंगे और 70% जो है वो आपके प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो के इवैल्यूएशन से आएंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन कि आप अपने प्रैक्टिकल मैनुअल्स ध्यान से पढ़िए। थैंक यू मैम। बस मेरे को इसी में एक चीज़ और पूछनी है कि प्रैक्टिकल कोर्स के लिए हमको रीजनल सेंटर पे आके क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, या जो उसमें लिखा है कि हम खुद बना सकते हैं वो बनाना है? बस मुझे उसमें क्लैरिटी चाहिए थी थोड़ी सी। देखिए, क्लासेस का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि डिस्टेंस लर्नर्स में थोड़ा सा गड़बड़ है। ये रेगुलर क्लासेस नहीं है। जी अगर मैम। आप कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स उपलब्ध हैं स्टडी सेंटर्स पे, और वो आपकी मदद कर देंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस तरह से भी चल रहा है वहां पर काम। ठीक है, उसके अलावा आपको किसी भी चीज के लिए क्लासेस लगानी नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। बस प्रेरणा जी, एक आमतौर पर हम लोग जब इंडक्शन मीटिंग पहले करते हैं स्टडी सेंटर्स पे, तो अपने लर्नर से सबसे पहली बात जो करते हैं वो यही होती है कि काउंसलिंग सेशंस और रेगुलर क्लासेस का जो हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है ना कन्वेंशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसको ब्रेक करके आप ओडीएल में एंटर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कन्वेंशनल मोड में जब हम रेगुलर क्लासेस देखते हैं, एक क्लास टीचर हो गया हमारा या जो सब्जेक्ट टीचर है वो हमको असाइनमेंट दे देता है, रेगुलर हमारे पीछे पड़ा रहता है, फॉलो अप करता है। पर आप जो ओडीएल के लर्नर्स हैं, हम मानते हैं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स हैं और आप अपने से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, और काउंसलिंग सेशंस ओनली फॉर डाउट क्लियरिंग, मतलब उसको आप कह सकते हैं कि वो सेशंस आपकी जरूरत के मुताबिक वीकेंड पे, और वो भी पूरे साल भर नहीं चलते, 8-10 एक पेपर में होते हैं, उनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक उपयोग कर सकते हैं। इवन ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको जरूरत है, वो भी जब ऑनलाइन भी हो रहे हैं या ऑफलाइन जब होते थे तब भी, कि आप अगर चाहें तो सेशंस को अटेंड करें। अगर आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हैं, आपको अपने कंटेंट से पूरी सामग्री जो दी गई है उससे आप संतुष्ट हैं, तो वो भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है।
और यही चीज डॉक्टर शिखा राय ने आपको पहले भी कही है कि आप कंटेंट को पूरा एक बार गो थ्रू कर लें और उसके बाद जब समस्या हो तो जरूर आप काउंसलिंग सेशंस के लिए संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जो शेड्यूल हो उनमें आप टाइम टू टाइम अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर विवेक, कि सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो प्रोग्राम गाइड जो कि पहला होता है उसको जरूर से पढ़े। और अगर एक बार आपने प्रोग्राम गाइड पढ़ लिया तो आपको 90% चीजें क्लियर हो जाएगी। इग्नू की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सब कुछ चीजें आपको लिख के आपके हाथ में दी गई हैं। अगर हमें भी कोई चीज बताना होगा तो मैं भी उसी को पढ़कर आपको बताऊंगा। तो हर लर्नर जो है एम्पावर्ड लर्नर है, आपको पहचानना है ना। तो आपको प्लीज अपना प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ना। नेक्स्ट हमारे जो है सुरेश जी ने हैंड रेज की। सुरेश जी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी आपने इस मीटिंग के साथ एक लिंक भेजा असाइनमेंट्स का, उसमें लेकिन जनवरी 2021 का है और उसमें जो डेट्स दे रखी हैं सबमिशन की वो भी शायद उसी के हिसाब से हैं। तो हमारा जैसे जुलाई 2021 का है तो उसमें असाइनमेंट सबमिट करने की डेट्स उसमें क्या रहेंगी? अंशुमन जी आप बताएंगे। जी देखिए, जो असाइनमेंट्स होता है ना उस पर वैलिडिटी लिखी थी। जनरली असाइनमेंट्स पर 2 सेशन की वैलिडिटी होती है, एक होता है जनवरी 2021 और जुलाई 2021। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जो जुलाई 2021 की वैलिडिटी होती है वो सामान्यतः 31 मार्च तक है, क्योंकि आप सभी लोग जो है एक वर्षीय प्रोग्राम है जो जुलाई 2021 से शुरू हुआ और इसका जो एंड है वो जून 2022 में होगा। लेकिन कोविड के कारण से सारी चीजें एक्सटेंड होती जा रही है। तो आप लोग की जो परीक्षाएं हैं इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा आपको 10 मिनट बताएंगे। वो परीक्षाएं जो है वो जून 2022 में होगी और अंतिम तिथियों के लिए आप कृपया इग्नू की वेबसाइट को देखते रहें। लेकिन आज के डेट में आप मान के चलिए कि 31 मार्च टारगेट लेके चलिए कि 31 मार्च से पहले आप अपने अध्ययन केंद्र पर अपना असाइनमेंट जमा करा देंगे। एकेडमिक क्वेश्चंस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ रिसोर्स पर्सन है। उसके बाद हम लोग भी कुछ और बातें करेंगे। हमारे साथ क्षेत्रीय केंद्र भोपाल और जबलपुर के सभी अकादमिक अधिकारीगण मौजूद हैं और वो बताएंगे। और फिर ये जो भी डेलिब्रेशंस होंगे इनके वीडियोस को हम लोग सबके साथ शेयर करेंगे। कोई और प्रश्न एकेडमिक लेवल से अगर कोई पूछना चाहते हैं? पलक साहू जी प्लीज। Firstly, good morning to all the respected teachers here, and I want to really thank to ma'am to give us such a good, insightful session on the course. Ma'am, actually, my question is regarding the assignments. What kind of expectation you have from the students? Like, what kind of content they should write, and all. That's all what I want to know from the assignments. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन पलक। मुझसे अभी तक ये क्वेश्चन किसी लर्नर ने नहीं पूछा, तो आप मेरी उम्मीदों पे खरी उतर पाए या नहीं उतर पाए, आपने ये क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं मोस्टली उसको कोशिश करते हैं, कोशिश क्या ये अक्सर होता है 100% होता है कि जो स्टडी मटेरियल आपको मिला हुआ है उसी में से पूछा जाए। लेकिन जो असाइनमेंट होता है वो एक तरीके का प्रोबिंग टूल होता है हमारे लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमने आपको अपने यूनिट्स में, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन में, फेसबुक सेशन में जो पढ़ाया, उस फेसबुक सेशन के बाद आपने क्या सीखा उसका थोड़ा एप्लीकेशन हम टेस्ट कर लें। तो असाइनमेंट हम उस थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो चीज हमने आपको पढ़ा दी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आपसे टेस्ट कर सकें। अब वो जैसे अब कोरोना का पीरियड है तो हम लोग मोस्टली उसको रिसर्च बेस्ड बना देते हैं कि आप अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़िए या फिकी की रिपोर्ट पढ़िए, उससे ये निकाल के लाइए, 3 क्रेडिबल सोर्सेस से आप निकाल के लाइए, ताकि एज अ जर्नलिस्ट आपको रिसर्च खोजते कैसे हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, ये सब चीजें आ जाए। हमने सोर्सेस का यूनिट आपको पढ़ा दिया, अब हमारी आपसे उम्मीद ये है कि आप उसको प्रैक्टिकली अंगीकार कर सकें, प्रैक्टिकली उसको अपना सकें। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू मैम, दैट्स ऑल आई वांट टू नो। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे साइट्स में देखा कि लोग ऐसा कहते हैं कि आपको एग्जैक्टली जो सोर्सेस इग्नू प्रोवाइड करता है आपको वहां से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो दैट्स ऑल आई वांट टू नो।
पलक, अगर आपने असाइनमेंट्स पढ़े हैं ऑनलाइन तो Yes, आप समझ ma'am. जाएंगे कि वो हो नहीं पाएगा। Yes, हमने ma'am. वही Yes, लिखा ma'am. है, वो हो नहीं पाएगा। So, ma'am, मैं कुछ इस- like after पलक जी, when I इसमें will मैं write एक the चीज और, एक मिनट, मैं yes, एक yes, चीज ma'am. ऐड करना चाहता हूँ पलक जी। मैं सभी Yes, ma'am. विद्यार्थियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग गूगल, यूट्यूब पर कोई सा भी अधूरा जल ज्ञान जो है छलका रहे हैं, बता रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा घातक है। हमारा जो प्रोग्राम गाइड है उसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। इग्नू का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन ने किया है, ई ज्ञान कोश पर जो हमारा यूट्यूब सेक्शन है या फेसबुक लाइव वीडियोस है उनको देखिए, और जो आपके एकेडमिक काउंसलर्स बता रहे हैं उसके अलावा कुछ भी आपको अन्य आपको यू डोंट नीड टू गिव ईयर्स टू एनी अदर साइट्स, है ना। जो अधिकृत साइट्स हैं, अधिकृत जगह है, वहां से अगर आपको कोई चीज पता चलती है तो आप उस पर जाए। दूसरी बात जो आपने बताया कि इग्नू के जो असाइनमेंट्स का जनरल रूल होता है कि आप स्टडी मटेरियल को पढ़िए अपने, चूंकि आप लोग का जर्नलिज्म है और जर्नलिज्म एनवायरनमेंट मतलब आपके इर्द गिर्द से बहुत प्रभावित होता है, अपने उस अध्ययन सामग्री को पढ़िए, उसका मनन कीजिए, उसका चिंतन कीजिए और अपने शब्दों में असाइनमेंट्स को लिखिए। अगर आपने हूबहू कॉपी कर दिया है या तो स्टडी मटेरियल से या किसी सोर्स से या एक दूसरे का, तो इग्नू के नियमानुसार आपको 0 अंक आवंटित किया जाएगा। यू विल बी स्ट्रेट अवे अवॉर्डेड 0। तो इट इज बेटर कि आप स्टडी मटेरियल को पढ़िए, उसके बाद उसके पीछे दिए गए रेफरेंसेस को पढ़िए और आसपास के अनुभवों को, जो भी आप देख रहे हैं या जो पत्रकारिता में जरूरी होता है या आपके मन में जो भाव आते हैं जो उससे रेलेवेंट हो, उसको मिला जुला कर आप असाइनमेंट्स लिखिए और अपने शब्दों में होना चाहिए, भाषा कोई भी हो लेकिन वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए जो प्रश्न पूछे गए। मैडम कुछ ऐड करना चाहें या विवेक जी कुछ ऐड करना चाहें, या और एकेडमिक्स हमारे साथ यहाँ पर है, सुभाष जी, डॉक्टर स्मृति, कुछ भी अगर किसी को भी कोई ऐड करना हो तो प्लीज इसमें ऐड कर सकते हैं इस बार। नहीं डॉक्टर साहब, आपने वो बात बहुत क्लियर कर दी है कि ये मिसकंसेप्शन है आपका। अगर पलक जी किसी ने आपको बता दिया था या आपने ये सुना था कि एज इट इज उसको कॉपी कर लेंगे, लिख देंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, बल्कि डॉक्टर साहब ने क्लियर किया कि ऐसी स्थिति में आप 0 अंक पाएंगे। तो पढ़ना, समझना और फिर अपने शब्दों में असाइनमेंट तैयार करना। जैसा डॉक्टर शिखा राय ने अभी आपसे शुरू में भी कहा कि हम एक लेवल ऊपर जाकर के असाइनमेंट क्वेश्चंस तैयार करते हैं ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझने के बाद उसको अटेम्प्ट करें, और वही एक्सपेक्टेशन होती है, वही एक तैयारी का पार्ट होता है। असाइनमेंट लिखा जाना ही इसीलिए जरूरी है। Yes, sir. तो कॉपी पेस्ट तो कतई नहीं चलेगा, बिल्कुल ही इसके Yes, बारे sir. में सोचना, Actually, सभी को छोड़ देना हो। yes, sir. Actually, that was written in so many assignments and so many students of former students of IGNU. So that's all I want to know. Thank you so much. इतने अच्छे से सारे questions के answers के लिए I will try my best कि मैं आपके सारे expectations के according answers लिखूं. Thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन अमृता जी का है। अमृता जी प्लीज। Very good morning everyone. And sir, जैसा मेरा क्वेश्चन है कि like I have been into my 8 years of experience in HR, and I have seen people around me, like my relatives, one of them is a journalist, so it's very fascinating to me. But in my situations, मुझे ना बुकिश लैंग्वेज थोड़ी समझने में बहुत टाइम लगता है. So is there any way कि that I can be involved in the news channels from IGNU? Like मुझे कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि मैं वहां जाकर के कुछ सीख पाऊं और डिटेल में, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या? अमृता जी, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको पहले उसे पढ़ने और समझने की जरूरत है. अनलेस यू अंडरस्टैंड what being a journalist is all about, you won't be able to do any justice by being at a particular place. और एक जगह पे जाके आपको एक पर्टिकुलर टाइप का रोल मिलता है, आप सब कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है? Right, तो जरूरी है कि ये जो प्रोग्राम है, इसका जो कोर्स मटेरियल है, कोर्सवेयर है, उस कोर्सवेयर से आप इंटरैक्ट कीजिए और पहले ये तो जान लीजिए कि आपकी रुचि कहाँ है. Are you a good writer? Are you a good editor? Are you a good photographer? What is it? फिर उसके बाद सोचिएगा कि कौन सी जगह पे जाके कौन सा काम आप कितने बारीकी से सीख सकते हैं.
जब Right. तक आपको बेसिक्स नहीं पता है तब तक ये आपके काम नहीं आएगा। Sure, ma'am. Thank you. मैम इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ जो अमृता जी के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि इग्नू में कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। पहली बात, जो हमारा स्व अध्याय पाठ्य सामग्री है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वो आपका प्रथम गुरु और प्रथम टीचर है। वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, वो बहुत ही रोचक ढंग से आप जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे आप कोई उपन्यास पढ़ती हैं और आपका जो एक लगाव हो जाता, उसी तरह आप मटेरियल को पढ़ेंगे तो एक चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर, जिसको हम यूनिट्स कहते हैं, तो आपको उसके साथ लगेगा कि हम जल्दी से इसको पढ़ लें। बुक जनरली लोगों को बोरियत होती है, लेकिन जो हमारा मटेरियल है बहुत ही पतले पतले खंडों में, जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं, मुद्रित कराया गया, प्रिंट कराया गया है और आप अपने समय से सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का जो भय या फोबिया जिनको भी है, या किसी उम्र के किसी पड़ाव में किताबें पढ़ना लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अगर आप इस मटेरियल को पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसे स्व अध्याय पाठ्य सामग्री कहते हैं, ये बुक नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इसमें किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, एक उस विधा के, जैसे जर्नलिज्म के जो बेस्ट लोग हैं, जिनका फील्ड एक्सपीरियंस भी है, थ्योरी भी है, उन्होंने मिलजुल के इसको लिखा, उसके बाद एक टीम ने उसको एडिट किया है, तो वो बिल्कुल गागर में सागर भर दिया है। तो इस तरह के जब आप ज्ञान को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, या जिस फील्ड में, जैसा मैम ने बताया कि जो आपकी रुचि है, उस अनुसार आप अपने करियर को किस तरह से निखार सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, और ये आनंद फिर आप औरों को भी बताएंगे कि आप इग्नू से जरूर से ये कोर्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे ख्याल से योगेश, हाँ जी, विवेक जी प्लीज प्लीज। बस इनकी अमृता जी की बात का जो सेकंड हिस्सा था, दूसरा हिस्सा था, उसमें ये अदर रिसोर्सेज की बात कर रही थी, मुझे लगता है। तो मुझे जहां तक मालूम है, जहां तक मुझे ध्यान आता है कि डॉक्टर शिखा राय ने ही कम से कम दर्जन भर से ज्यादा फेसबुक लाइव सेशंस किए हैं, और अभी भी वो करती रहती हैं। तो आप ई ज्ञानकोश वाले पेज पर जाएंगे तो जो कंटेंट है उसको जब लॉकडाउन के दौर में स्कूल के सारे टीचर्स ने फेसबुक लाइव करे हैं, अगर जो ब्लॉक वाइज या कोर्स वाइज, उसको भी आप देख सकते हैं। उससे भी आप वो जो पढ़ने से अगर आपको कुछ संकोच हो रहा है तो उसको भी सुनना शुरू करें, उससे आपका मिनिमम इंटरेस्ट क्रिएट होगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं सर, पढ़ने से दिक्कत नहीं है, पढ़ने से दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक कि मैं जैसे वर्किंग हूँ, तो मुझे ये रहता है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज पे ग्रास्प नहीं करना, मुझे ओवरऑल चीजें देखनी, समझनी, करनी है। तो जितना अच्छा आप प्रैक्टिकल कर पाते हैं वो लगता है मुझे, वो उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है डॉक्टर शिखा राय और बताएंगे कि उनके स्कूल से और टीचर, मैंने उनके 5-7 सेशंस फेसबुक लाइव के सुने हैं या देखे हैं, तो वो सारा वो कंटेंट कवर करने की कोशिश उस दौरान में खास तौर पर शुरू हुई है कि फेसबुक लाइव पर, या आप स्वयं प्रभा में भी अगर उनके कुछ लेक्चर्स हैं या स्कूल के अदर फैकल्टी के लेक्चर्स हैं तो आप स्वयं प्रभा पे भी जा सकते हैं, या फेसबुक लाइव का जो रिपोजिटरी बनी हुई है eGyanKosh.ac.in पे जाइए, पहले पेज पर, होम पेज पर आपको इससे रिलेटेड सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, प्लीज नेक्स्ट। सर इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, स्कूल का भी फेसबुक पेज है, उस पे भी रेगुलरली आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और YouTube पे भी जितने भी हमारे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के सेशंस होते हैं उन सबके वीडियोस बन के YouTube पर भी आजकल जा रहे हैं। तो आप YouTube भी, कोई भी सोशल मीडिया इग्नू ने छोड़ा नहीं है, आप कहीं से भी उठाइए आपको मिल जाएगा उस पर। फेसबुक है, YouTube है, ई ज्ञान कोश के बारे में सर ने बता दिया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और IRC तो होती ही है, शुरू से ही होती रही है, तो आप उसमें ट्यून इन कर लें तो सबसे वो भी आसान एक तरीका है। तो आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं जानकारी हासिल करने के लिए। दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू। लिंक भी पेस्ट कर दिया अभी चैट बॉक्स में सभी के उसके लिए। नेक्स्ट योगेश किरोरी जी कुछ पूछना चाहते हैं, उसके बाद मोहम्मद शाहिद जी। योगेश जी। हाँ नमस्कार सर, आपका सेशन सुना मैंने। मेरा एक प्रश्न है कि मेरे को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला है, तो ये परीक्षा भी जून 22 में होगी क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ।
आप सुन रहे हैं सर? आपने एडमिशन जुलाई 21 में एडमिशन लिया है मैंने, और मैंने पीजी डिप्लोमा किया था 2007 में, तो मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला है। तो जो तो ये मिनिमम साल का है आप जी? आप 2022 में एग्जाम देते हैं, अगर उससे ज्यादा भी दिसंबर में या उसके बाद जी। आपके पास 2 साल का समय रहेगा। हेलो, डॉक्टर स्मृति गार्ग कुछ बताना चाह रही थी। डॉक्टर स्मृति गार्ग आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मैम ने बता दिया है उनको जी जी। लिमिट का। लेटरल एंट्री वाले 1-2 स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो डायरेक्ट जिनका एडमिशन सेकंड ईयर में हुआ है, तो उनके लिए यही है कि उनका सीधे सेकंड ईयर ही होगा। फर्स्ट ईयर उनका हो चुका है और मैक्सिमम टाइम उनके पास 2 इयर्स रहेगा। तो ये मैम ने बता दिया है। बाकी उनको विशेष कोई क्रेडिट ट्रांसफर कराना पड़ेगा क्या? जी सर, क्रेडिट ट्रांसफर कराना पड़ेगा, कोई अप्लाई करना पड़ेगा क्या इनको? क्रेडिट ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, उसमें क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा, वो डायरेक्ट उसका लिंक। योगेश जी अपना माइक जवाब सुनते समय प्लीज बंद करिए। आवाज स्पष्ट नहीं आई है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए डॉक्टर स्मृति गार्ग को जो आप बता रही थी। नेक्स्ट मोहम्मद शाहिद जी। मोहम्मद शाहिद जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप प्लीज अपने प्रश्न पूछिए। लेखराज बोलिया जी, आपने शायद पूछ लिया, लेकिन अगर फिर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? विवेक जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। मेरा ख्याल है मोहम्मद शाहिद जी या लेखराज जी ने हैंड रेज किया होगा, पर या तो अभी वो लिंक पर है नहीं या फिर कोई और समस्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी का और योगेश प्रश्न किरोड़ी है? जी को हम लोग एक सलाह दे सकते हैं कि अगर आपकी बात अभी क्लियर न भी हुई हो तो आप ऑन लेटर डेट्स कभी भी हमारे रीजनल सेंटर पर, अगर आप भोपाल से हैं तो भोपाल रीजनल सेंटर पर या जबलपुर से संपर्क कर लें। हम आपकी क्वेरीज जो भी और हैं वो वहां डिस्कस कर लेंगे। अभी इस फोरम पर एकेडमिक इश्यूज अगर ज्यादा डिस्कस हो सके तो ज्यादा अच्छा है। जी जी। मैं अभी मैं सोच रहा था कि एक बार इनको थोड़ा सा अपना असाइनमेंट्स के बारे में सभी विद्यार्थियों को और परीक्षा के बारे में बता दें, फिर हम अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास सर को आमंत्रित करेंगे आशीर्वचनों के लिए। ठीक है विवेक जी, ऐसा कर लेते हैं। तो मैं असाइनमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर आप एग्जामिनेशन के बारे में बता दीजिएगा। देखिए, सभी लोग का बहुत ज्यादा प्रश्न होता है कि असाइनमेंट्स कैसे बनाना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज होती है। असाइनमेंट्स एक प्रश्न पत्र है जो आपको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और आपके संबंधित उसका होना चाहिए, जैसे जुलाई 2021 सत्र का होना चाहिए। और ये असाइनमेंट्स आपको A4 साइज के पेपर पर बनाना है। A4 साइज का पेपर ऐसा होता है, आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। आप इसमें असाइनमेंट्स अपना लिखेंगे, आप स्व हस्तलिपि यानी इन योर ओन हैंड राइटिंग होना चाहिए। दोनों तरफ आप मार्जिन्स बनाइए, हाशिया खींचिएगा और उसके बाद बीच में आप लिखिएगा। जो ये मार्जिन्स होते हैं, जो हाशिया होता है, वो इसलिए होता है कि जब ये इसको हमारे इवैल्यूएटर्स जांचेंगे उस पर वो कमेंट्स देंगे कि क्या इसमें आप सुधार कर सकते हैं, जिसको आप अपने एग्जामिनेशन के समय फिर से रिवाइज कर सकते हैं। असाइनमेंट का जो वैल्यू है वो 30% है। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन कहते हैं इसको, सतत मूल्यांकन। और इसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे, जो भी आपको मार्क्स मिलेगा, वो 30% इसका वेटेज फाइनल में काउंट होगा। और जब थ्योरी एग्जाम्स देंगे उसका 70% काउंट होगा। ये एक तरह का प्रोसेस असाइनमेंट्स का। असाइनमेंट्स के ऊपर एक पहला पृष्ठ होना चाहिए। इस पृष्ठ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए, जो कि 10 अंकी है, 10 डिजिट्स है। 21 से शुरू हो रहा है, जिन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया। अगर पहले के छात्र होंगे तो उनका 20 से शुरू होगा।
एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद आप अपना नाम, अपना स्टडी सेंटर और अपना ईमेल एड्रेस और एड्रेस, ये सारी चीजें आप पहले लिस्ट पर लिखेंगे। हर असाइनमेंट के साथ आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। और जैसे मान लीजिए अगर आपके 5 कोर्स हैं तो 5 अलग अलग असाइनमेंट्स होगा, तो आप एक साथ उसको नत्थी करके मत जमा कीजिएगा, क्योंकि वो अलग अलग होना चाहिए। अगर आप एक साथ नत्थी करेंगे तो हो सकता है स्टडी सेंटर पर लोग उसको सॉर्ट आउट ना करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर 5 है तो 5 अलग अलग आप करिएगा। आप अच्छे से स्टेपल कीजिएगा। कुछ लोग फाइल्स भी यूज करते हैं, लेकिन प्लास्टिक फाइल्स और फोल्डर्स को पर्यावरण के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। ये असाइनमेंट्स आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कराने हैं, जो भी आपका अध्ययन केंद्र है। आप स्वयं द्वारा, डाक द्वारा, भारतीय डाक द्वारा आप जमा करा सकते हैं। किसी के माध्यम से भी आप असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। अंतिम तिथियों की जो बात है, जो जुलाई सत्र 2021 के विद्यार्थी हैं, चाहे वो पीजीजेएमसी के हों या आप विद्यार्थी एमएजेएमसी को, आपका जो परीक्षा होगी वो 2022 में होगी। और इसकी जो अंतिम तिथि आज के दिन में है वो 31 मार्च है। कोविड के कारण बहुत सारी अंतिम तिथियों का विस्तार होता जा रहा है, जिसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट उस समय पर आप देख लेंगे, उसमें बाकायदे एक नोटिफिकेशन आता है और वहीं से आप डाउनलोड कीजिएगा। इग्नू के कुछ छात्रों ने कहा है कि उनको मटेरियल नहीं मिला। मटेरियल के लिए मैं अभी आपको लिंक पेस्ट कर रहा हूं। मैं डॉक्टर सुभाष रंजन नायक से आग्रह करूंगा कि अगर वो लिंक पेस्ट कर सके, जिससे मटेरियल जुलाई 2021 सत्र के विद्यार्थियों का ट्रेस किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। उस लिंक पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपको पता चलेगा। आप इग्नू के मटेरियल को ई ज्ञान कोश से भी डाउनलोड कर सकते हो, और इग्नू ऐप है उसमें भी आप एनरोल करके और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ जानकारी बताना चाह रहा था असाइनमेंट्स के बारे में, जो प्रशासनिक होती है और बहुत सारी क्वेरीज लोगों के दिमाग में रहती है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो शायद आपको बाद में पता चलेगा कि आपने थ्योरी क्लियर कर दिया, लेकिन असाइनमेंट्स आपके जमा नहीं हुए ठीक से या सही जगह पर पहुंच नहीं पाए। तो कृपया करके असाइनमेंट्स को आपको बनाना है। अभी पिछले कुछ सत्रों में जब कोविड के कारण कंप्लीट लॉकडाउन था तो ऑनलाइन व्यवस्था रखी गई थी। ऑनलाइन में आपको स्कैन करके जमा करना था, लेकिन फिर भी आपको लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स को के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी की दूसरों का जो है, तो ऐसे लोगों को जो चिन्हित किया गया उनको 0 अंक आवंटित किया गया। तो प्लीज आप अपना असाइनमेंट्स आप स्वयं लिखिएगा और अपने पास उसकी कॉपी रखिएगा। और अभी जब कुछ सब कुछ खुला हुआ है, आज के डेट में आपको असाइनमेंट्स आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कराना है। ये असाइनमेंट्स के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा था। अगर और किसी को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी है या शिखा मैम कुछ और इसमें एकेडमिकली ऐड करना चाहे तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर उपाध्याय, आई थिंक आपने काफी अच्छे तरीके से इनकैप्सुलेटेड तरीके से सब बता दिया है। इसके अलावा कुछ और मुझे नहीं। सुरेश जी कुछ प्रश्न पूछिए। ये मैं असाइनमेंट के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि ये हार्ड कॉपी में ही जमा कराने आवश्यक है या हम इसको सॉफ्ट कॉपी में भी भेज सकते हैं? देखिए, जो भी हमारे क्या सॉफ्ट कॉपी का प्रोविजन नहीं है ना। हार्ड पहले भी जब एकदम कंप्लीट लॉकडाउन था उस समय क्या था कि आपको घर पर लिखना था, तो हार्ड कॉपी तैयार हो गई और उसको स्कैन करके स्कैन्ड कॉपी भेजने का था। लेकिन उसमें बहुत सारा टेक्निकल फॉल्ट है, अभी यूनिवर्सिटी उस पर वर्क कर रही है। लेकिन अभी आज के डेट में आपको अपने घर पर असाइनमेंट्स को लिखना है, और उसको लिखना है अगर आप नहीं जा सकते किसी भी कारण से स्टडी सेंटर पर, तो आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। और अगर क्षेत्रीय केंद्र सॉफ्ट कॉपी के प्रावधान रखते हैं आगे निर्देशों के अनुसार, फिर भी आपको हार्ड कॉपी रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट्स खुले नहीं, गूगल लिंक के थ्रू भेज दिया, वी ट्रांसफर के थ्रू भेज दिया, क्योंकि ये जचने को जाता है और कई बार इसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग ने विद्यार्थियों से हार्ड कॉपी मांगी। और अगर आप हार्ड कॉपी भी जमा करते हैं असाइनमेंट्स की, तो आपके पास उसकी एक फोटो कॉपी होनी चाहिए और आपको रसीद मिलता है। अगर मान लीजिए खो जाता है, किसी के घर गया, कोई बीमार हो गया, वो नहीं जांच पाया, उसके घर से खो गया असाइनमेंट, तब उस परिस्थितियों में इग्नू नियमावली के अनुसार रीजनल सेंटर या अध्ययन केंद्र अगर संतुष्ट होता है तो वो आपके फोटोकॉपी असाइनमेंट्स को भी जचवा के अंक आवंटित करता है। लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर विद्यार्थी को अपने असाइनमेंट्स का एक कॉपी अपने पास रिटेन करके सुरक्षित रखना चाहिए जब तक उसके अंक चढ़ नहीं जाते। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी जब अपना असाइनमेंट जमा करते हैं, और इग्नू वेबसाइट में एक प्रोविजन है कि असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है, अगले ही दिन से वो उस स्टेटस को देखना शुरू कर देते हैं और अननेसेसरी की एंजाइटी होती है
क्योंकि ये ऐसा हमारे क्या प्रावधान नहीं है कि इमीडिएटली आपका वो स्टेटस सबमिशन दिखाएगा। आप जब जमा करेंगे, जिस सपोज मान लीजिए आपने 31 मार्च को जमा किया फॉर एग्जांपल, तो वो असाइनमेंट्स जज के आपको अध्ययन केंद्र द्वारा वापस किए जाएंगे, आपके हाथ में अंक भी होंगे और इग्नू को मार्क्स भेजेगी अध्ययन केंद्र और इग्नू मार्क्स जो है अपडेट करेगा दिल्ली में। इस पूरे प्रक्रिया में ये जून के एग्जाम के साथ इसका रिजल्ट अपडेट होगा। इस पूरे प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो अगर जून में एग्जाम्स होता है तो जुलाई या अगस्त तक आप देख पाएंगे कि आपके असाइनमेंट्स भेजे जा चुके हैं। तो इसलिए अब बहुत सारे लोगों को ये बहुत एंजाइटी हुई कि मैंने जमा कर दी और अभी तक आ नहीं रहा, सुबह शाम देख रहे हैं, तो ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आशी राठौड़ कुछ पूछना चाह रही थी। आशी राठौड़ प्लीज अपना माइक ऑन करके पूछिए। आशी जी, आपने हैंड रेज किया। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज पूछिएगा। सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। सर, माय इज अबाउट पोर्टफोलियो एमएस 021 एंड 020। सर, ये रिटर्न में मतलब एग्जाम इसके भी होंगे क्या, ये पूछना है। मतलब क्योंकि जो एग्जाम की जो वो टाइम टेबल था उसमें है सर, तो उसका रिटर्न भी होगा पोर्टफोलियो का? सर, मेरा वो जमा हो चुका है और मैं जनवरी 21 बैच की हूँ। मेरा वाइवा वॉइस भी हो गया है, सब हो गया है। हाँ, तो इसके अलावा कोई रिटन एग्जाम नहीं है। प्रैक्टिकल, पोर्टफोलियो सबमिशन और वाइवा 2 ही कंपोनेंट्स हैं। जी मैम, तो मैम रिटन में ओनली 6 सब्जेक्ट्स होंगे ना? जी 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 मैम, यही पूछना था। सर, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। जी प्रेरणा जी पूछिएगा। सर, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि लाइक इन सपोज अगर हम 31 मार्च तक इस वाले असाइनमेंट को सबमिट नहीं करा पाते हैं तो क्या हम फिर नेक्स्ट ईयर वाले प्रोग्राम में जाएंगे या हम हेलो विवेक जी बताएंगे कि मैं बताऊं इनको? हाँ डॉक्टर साहब, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि अगर 31 तक हमने जमा करा दिया और जून में अगर हम सपोज किसी कारण से एग्जाम में नहीं बैठ पाए तो उन दोनों केसेस में क्या होगा सर, वो बताइए। देखिए असाइनमेंट्स का मैं बताता हूँ फिर। देखिए असाइनमेंट्स आपको 31 तक अगर आप नहीं जमा करा पाते या आगे उसका डेट का विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है, उस डेट में आप इस सत्र के लिए नहीं जमा करा पाते तो आपको अगले सत्र में यानी सितंबर 2022 तक जमा कराना होगा और उस समय वो असाइनमेंट जमा कराना होगा जो जनवरी 22 और जुलाई 22 के लिए लागू है ना। मतलब उस सत्र में आपको असाइनमेंट जमा कराना होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो परीक्षा की बात है, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो अगले 6 महीने में आपको परीक्षा देना पड़ेगा और उसके लिए आपको हर बार परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ेगा। किसी भी तरह का जो शुल्क है उसका एडजस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ जब तक विश्वविद्यालय आपको परीक्षा से नहीं रोकती है। अन्यथा अगर आपका हॉल टिकट इश्यू हो गया तो हर बार आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको शुल्क देना पड़ेगा। सर, आपने जो ये कहा कि अगर सपोज 31 जनवरी तक मैं नहीं करा पाती हूँ सबमिशन किसी कारणवश, तो हाँ जो भी एक्सटेंडेड डेट है फॉर दिस ईयर सबमिशन, पर तो फिर जनवरी 2020 का जो नया असाइनमेंट निकलेगा तो क्या हमें दोबारा से फीस जमा करनी पड़ेगी कोर्स की, या वो जो कोर्स फीस जमा करनी पड़ेगी? आपको फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी। इसका जो पूरा एथॉस है वो ये कहता है कि एक सत्र के असाइनमेंट ही आप जमा करेंगे। अगर आप नहीं जमा करते तो आप नए जमा करेंगे जिससे जो पीछे के विद्यार्थी उनका आप कॉपी ना कर लें। इसलिए ये पूरा एथॉस है इग्नू ने बनाया है। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए जिस विद्यार्थी आपके साथी ने मान लीजिए जमा कर दिया, उसको असाइनमेंट वापस मिल गए, उसने आपको भेज दिया, आपका मतलब किसी भी विद्यार्थी को, फिर उसने फिर से वही बना दिया कॉपी करके और अगले सत्र में। इसलिए इग्नू ने ये नियम बहुत शुरू से रखा है कि अगर आप उस सत्र में नहीं जमा करते हैं तो आपको नए सेट ऑफ असाइनमेंट जमा करने पड़ेंगे। इसलिए एथॉस के लिए ये रखा गया है ना। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विवेक जी बताइए सर। मैं प्रेरणा जी की बात को कंटिन्यू कर रहा था। जी बोलिए सर प्लीज। कि आप परीक्षा प्रेरणा जी की बात को करके आप परीक्षाओं के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम लोग ठीक है डॉक्टर सर। तो प्रेरणा जी की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहली बात, अगर ऐसा कोई कंसेप्शन है कि आपने असाइनमेंट नहीं जमा किया तो आपको दोबारा से फीस जमा करनी होगी या ये सारी चीजें तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें।
इग्नू में एडमिशन एक बार अगर आपने फीस दे करके ले लिया है तो टिल जब तक कि आपका वो मैक्सिमम पीरियड एक्सपायर नहीं कर रहा है तब तक दोबारा एडमिशन की कोई फीस कभी नहीं देनी होगी। फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया और उसका मैक्सिमम वैलिडिटी अगर 3 इयर्स है, 3 इयर्स तक वो एडमिशन लागू रहेगा और उस पर और कोई फीस नहीं देनी। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है। केवल जैसा डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय कह रहे थे और जो मैं परीक्षा के बारे में बात करने वाला भी था, केवल 1 वर्ष न्यूनतम अवधि पूरी होने के बाद जब आप परीक्षाओं में सम्मिलित होने जाते हैं तो परीक्षा आवेदन फॉर्म की फीस लगती है, वो भी प्रत्येक प्रश्न पत्र के अनुसार लगती है, कोर्स कोड वाइज लगती है। तो अभी अगर वो 200 रुपए है तो अगर आपने मान लीजिए कि 31 मार्च या एक्सटेंडेड डेट एक मान कर चले कि 15 अप्रैल है या 30 अप्रैल है और उस समय तक आपने असाइनमेंट जमा कर दिए और उस समय तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स हमारे यहाँ टोटली अब ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं। तो अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर के 4 पेपर्स में से 2 पेपर्स तैयार हैं और आपने सोचा कि अगर हम अभी सारे 4 पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे तो शायद न कर पाए, आपकी कोई पारिवारिक व्यस्तता हो सकती है, कोई दूसरा असाइनमेंट हो सकता है, तो हमारे यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मिनिमम पीरियड क्वालिफाई करने के बाद अपनी सुविधा से पेपर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 4 के चारों पेपर आप जून 22 में ही दें। मैं जून 22 इसलिए कह रहा हूं कि आपका सबका नॉर्मली मैं मान के चल रहा हूं कि जुलाई 21 के सारे लर्नर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर 1 साल की न्यूनतम अवधि पूरी हुई और आपने चारों पेपर अटेम्प्ट कर लिए, ये सबसे बेहतर स्थिति है। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में अटेम्प्ट कर लें। तो आपको सबसे पहले एग्जाम देने के लिए पहला स्टेप होता है कि असाइनमेंट जो ऑनलाइन आपने डाउनलोड किए हैं और जो आपके एडमिशन सेशन के लिए एप्लीकेबल भी हों, लेटेस्ट हों, लेटेस्ट को अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि वो बाद में जाकर फिर आपके लिए ये वर्ड काम आएगा। तो लेटेस्ट असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करें। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, उपाध्याय साहब ने, कि 30% का क्रेडिट आपके असाइनमेंट्स का होता है आपके फाइनल रिजल्ट्स में और 70% के लिए आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में पेन पेपर पैटर्न में हमारे यहाँ अभी तक एग्जाम हो रहे हैं, उस पेन पेपर पैटर्न के एग्जाम पे 70% वेटेज मिलेगा। तो वो फॉर्म भरने की पहली शर्त है कि असाइनमेंट आपने जमा कर दिया। असाइनमेंट जमा करने के बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दिया। ऑनलाइन फॉर्म के बाद आपने अपना अगर जितने 2 पेपर देना चाहा है तो 2 पेपर का आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और आई कार्ड प्रिपेयर रखेंगे। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि इग्नू की एक ये अनिवार्य और जरूरी शर्त है कि जब भी आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, आपके पास इग्नू का आई कार्ड होना चाहिए। इग्नू के आई कार्ड के बारे में शायद हो सकता है कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो, थोड़ी सी बात यहाँ पर क्लियर कर दें। आपने मोस्टली, मुझे लगता है कि सभी ने ऑनलाइन एडमिशन ही लिया है, तो आपको आई कार्ड कहीं से आने का इंतजार नहीं करना है। हमारा रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर्स कोई आपको आई कार्ड डिस्पैच करने वाला नहीं है। आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जा करके अपना एडमिशन स्टेटस आपने देख लिया होगा, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, एनरोलमेंट नंबर आपके पास है, वहीं पर बगल में एक लिंक मिलेगी, डाउनलोड योर आई कार्ड। तो आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लें, उसका कलर प्रिंट ले लें और प्रिंट करके उसको हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। परीक्षा देने से लेकर के डिग्री लेने तक या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने तक उस आई कार्ड की आपको समय समय पर जरूरत पड़ेगी। तो आई कार्ड को सेफली पहले तो डाउनलोड करना, प्रिंट लेना और सेफली रखना, ये 3 आपकी जिम्मेदारी है। फिर परीक्षा हॉल में आई कार्ड के साथ ही आपको जाना है। परीक्षा के बारे में जैसा मुझे अंशुमन उपाध्याय साहब ने निर्देशित किया है, ये बता देना मुझे बहुत जरूरी लगता है कि आप फ्लेक्सिबल मैनर में 2-2 पेपर, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर भी देते रह सकते हैं। न्यूनतम अवधि फर्स्ट ईयर के लिए 1 साल है और सेकेंड ईयर के लिए 1 साल है। री रजिस्ट्रेशन जो 2 ईयर कोर्स में है, जो एमए वाले पाठ्यक्रम में नामांकित लोग हैं, उनको जुलाई 21 के सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर के लिए अपना प्रवेश फिर से ऑनलाइन कंफर्म करना होगा। सेकेंड ईयर की एडमिशन फीस देनी होगी। फर्स्ट ईयर की फीस दोबारा नहीं देनी है, पर सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए फीस देनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि सेकेंड ईयर में एडमिशन हमारा फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन या रिजल्ट से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं होता है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब हमारे लिए सेकेंड ईयर का आपकी एक कंसेंट है, उसकी फीस है
कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, दे दिया है तो रिजल्ट आया है या नहीं आया है, आपको जुलाई 21 के सेशन के लिए जैसे ही री रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो, री रजिस्ट्रेशन भी जमा कर देना चाहिए। आप परीक्षाओं का और परिणामों का इंतजार नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो बात हो रही थी कि फ्लेक्सिबल मैनर में आप पेपर दे सकते हैं, तो न्यूनतम अवधि 1 साल पूरी होने के बाद हर 6 महीने पे जो इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं, जो नॉर्मली जून और दिसंबर में होते हैं, ड्यू टू कोरोना इधर 2 सालों से थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है, वरना ये फिक्स होते हैं कि जून और दिसंबर में होते हैं। तो आप जून वाले में अगर किसी कारण से 2 पेपर देते हैं तो अगले 2 पेपर के लिए फिर आपको 1 साल नहीं रुकना है, फिर आप जून के बाद दिसंबर 22 वाले पे भी फर्स्ट ईयर के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के लिए नहीं, सेकेंड ईयर के लिए फिर आपको जून 23 में जाना होगा सेकेंड ईयर के कोर्स के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम अवधि 1 साल हो जाने के बाद आप हर 6 महीने में पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हर बार जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, फीस, एग्जामिनेशन फीस केवल एग्जामिनेशन फीस आपको हर बार नए सिरे से जमा करनी होगी। अगर आपने पहले भी 4 पेपर का भर दिया और आपने 2 ही पेपर दिए हैं तो ये आपकी आजादी जरूर है, और वो 2 पेपर की फीस एडजस्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको अगर दिसंबर 22 में आप फिर से एग्जाम देना चाहेंगे तो फिर से फॉर्म भरना होगा, फिर से फीस जमा करनी होगी। आई होप ये बातें जो जरूरी बातें हैं, ये मुझे अभी इतनी उचित लग रही हैं, तो इतनी बातें मैंने की हैं। और अगर आपका इसको लेकर कोई और क्वेश्चन है तो वी आर ओपन। आप प्लीज अपनी क्वेरी हैंड रेज करें या माइक ऑन करके बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत सारगर्भित तरीके से आपने परीक्षाओं के बारे में बताया। मैडम शिखा मैम से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि किसी लर्नर ने रेज किया, मैंने चेक किया कि जो पीजीजीएमसी का असाइनमेंट वेबसाइट पर अपलोडेड है इस लिंक से, उसमें लिखा हुआ जनवरी 20 ओनली, जनवरी 2021 ओनली। तो क्या वही असाइनमेंट जुलाई 2021 में भी लागू होगा कि नहीं होगा? जी, अमूमन हमारे असाइनमेंट 2 एडमिशन साइकिल्स तक चलते हैं और ईयर टू डेट चलते हैं, यानी जनवरी में अपलोड होते हैं और वो दिसंबर तक वैलिड रहते हैं। अब हमने 22 के असाइनमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोग अब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो प्लीज जनवरी 2022 के असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो यानी लेकिन मैम जैसे एमए जेएमसी में उसमें जनवरी/जुलाई 2021 लिखा हुआ है, बट जो पीजीजीएमसी के असाइनमेंट्स है उसमें सिर्फ जनवरी 21 लिखा हुआ है। तो अभी जो जुलाई 21 के स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सा असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है? अब तो क्योंकि हमने जनवरी 22 में के भी असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए, तो असाइनमेंट हमेशा लेटेस्ट ही कीजिए। ठीक जी, मैं इसी लेटेस्ट की ओर आपका इशारा, आप सबको ध्यान दिला रहा था कि जब भी आप जिस तारीख को असाइनमेंट अटेम्प्ट करेंगे, अगर उस तारीख को नया असाइनमेंट अपलोडेड है तो आपको वो असाइनमेंट अटेम्प्ट करने हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसका लिंक अभी पेस्ट कर देता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है? शायद मोहम्मद शाहिद जी ने हैंड रेज किया था। मोहम्मद शाहिद जी का तो मुझे लगता है सर कि वो हैंड रेज करके भूल गए हैं। जी जी, पिंकी वर्मा जी, शाहिद जी। मैं सर वही पूछना चाह रहा था कि जो जुलाई वाला पिंकी वर्मा जी प्लीज आप अपना मेरा वो क्लैरिफाई हो गया। सर मैं क्या सवाल पूछूं? प्लीज प्लीज पूछिए। हाँ, थैंक यू सर। मैं जस्ट जानना चाह रही हूँ स्टडी मटेरियल के लिए, जो अभी लिंक भेजा ना चैट बॉक्स में, वो एरर आ रहा है। मैंने 2 ब्राउज़र और सिस्टम पे भी चेक कर लिया, वो लिंक काम नहीं कर रहा। और 2 महीने पहले भी इस सिमिलर लिंक से ट्राई किया था, लेकिन स्टडी मटेरियल का प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ है उसका कोई भी जानकारी नहीं था उस लिंक पर भी। सो मैं बस जानना चाह रही हूँ कि क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है कि स्टडी मटेरियल मिल पाए? इज देयर एनी वे कि मैं सेंटर पे आके स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लूँ? अगर नहीं भी आ सकती हूँ तो कैसे हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं कि स्टडी मटेरियल मिल पाए? आपका स्टडी सेंटर कौन सा और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा स्टडी सेंटर भोपाल है और मैं हरदा की रहने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हरदा में तो अगर आपने सॉफ्ट कॉपी नहीं मांगी होगी, अगर आपने हार्ड कॉपी मांगेगी तो आपके एड्रेस पर ही जाएगा, है ना। दूसरा, एक बार आप आरसी भोपाल को मेल कीजिएगा
तो जी। आप लोगों को हम आप लोग जब मेल करेंगे तो उसको हम चेक करा के आपको बता देंगे, ठीक है ना। हाँ और ठीक रही है। बात जो वेबसाइट की, वो कभी कभार डाउन रहती है, लेकिन एक कुछ मेंटेनेंस चलता रहता है, तो आप उसको सर्वर डाउन करके या सर्वर एरर मैसेज आता है तो आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे भी ट्राई करती हूँ। जी जी। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष रंजन नायक, डॉक्टर स्मृति गार्गव, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर नायक, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, स्टडी मटेरियल रिलेटेड जो इशू है वो मेल अगर स्टूडेंट कर देंगे तो हम लोग चेक करके उनको रिप्लाई दे सकते हैं। मतलब अगर डिस्पैच हुआ है या होने वाला है, जो भी स्टेटस होगा उनको रिप्लाई दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। के लर्नर्स हैं हमारे साथ, जितने भी MAGMC के लर्नर्स हैं, वो जैसे डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी ने बता दिया था कि सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन जो है करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का वेट नहीं करना है। तो आप मार्च जो अभी आने वाला है, मार्च के बाद जून में आपकी जैसे टर्म एंड एग्जाम्स की प्लान है, जो अगर नॉर्मल सिचुएशंस रही तो जून 22 में आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होंगे। तो आपको ये वेट नहीं करना है कि फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आएगा या एग्जाम्स होंगे उसके बाद आपको सेकेंड ईयर एनरोल करना है। रिजल्ट के बाद आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मार्च के बाद आप वेबसाइट चेक करते रहें, जैसे ही री रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको मिलती है आप सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्टर कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका 6 मंथ का लॉस हो सकता है। मेरे साथ कई ज्यादातर ये कंफ्यूजन लगातार बना ही रहता है, और उसके लिए हम लोग कई वीडियोस भी बना के और ईमेल्स भी बना करके हिंदी में भी इंग्लिश में भी बायलिंगुअल ईमेल्स भी भेजते रहते हैं कि आपको टाइमली रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो यही एक मेरा सबमिशन था। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरह की प्रवेश संबंधित कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है smriti smriti@ignu.ac.in। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर केवट भी हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें तो संक्षिप्त में कह सकते हैं। डॉक्टर केवट। जी सर, नमस्कार सर। शिखा मैडम नमस्कार, और सारे कलीग्स को नमस्कार, और एकेडमिक काउंसलर। PGGMC और MAGMC के संबंध में मुझे लगता है व्यापक जानकारियां दे दी गई हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो रीजनल सेंटर जबलपुर से संबंधित छात्र हैं, वो उनके अध्ययन केंद्र, जैसा हमने मेल पे आपको सूचित किया था कि 15/112D बरघाट के एक छात्र हैं, और 15/61D कटनी के छात्र हैं, और 1502 RDVV के छात्र हैं। तो आप में से जो भी इस केंद्र के हैं, सर्वप्रथम आपको अपने अध्ययन केंद्र, जैसा मैंने नाम बताया, वहाँ पर कांटेक्ट करना। आपको ईमेल्स, आपके ईमेल आईडी पे भी उनके एड्रेसेस वगैरह आए हैं, और नहीं आए हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ rcjabalpur@ignu.ac.in पे मेल करके अपने अध्ययन केंद्र की जानकारी, कोऑर्डिनेटर की जानकारी ले सकते हैं, और उनकी ईमेल आईडी की जानकारी ले सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, और मैं शुभकामनाएं दूंगा सभी छात्रों को उनके अच्छे कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर श्रीनिवास सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर UC पांडे सर, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, और डॉक्टर श्रीनिवास सर के कुशल निर्देशन में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें एक ही मंच पर सभी अकादमिक अधिकारी, स्कूल फैकल्टी मेंबर्स और पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी को एक मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है सर के कुशल दिशा निर्देशन में। इसलिए हम श्रीनिवास सर से आग्रह करते हैं कि वो हम सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद वचन दें। सर। धन्यवाद डॉक्टर अंशुमन जी, और अच्छा लगा कि स्कूल फैकल्टी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड उन्होंने काफ़ी व्यापक रूप से in detail she has dealt about the program also, program contents, academic contents and all. आप डॉक्टर विवेक एंड आपके जो कलीग्स हैं एट रीजनल सेंटर भोपाल, डॉक्टर स्मृति and Dr. Naik, they have dealt on various issues which are technical in their functioning and administrative, having an administrative reasons. And I think all the students must have got the satisfactory answers to their queries. And इस सेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट के पास ऐसी कोई क्वेरीज होंगे जो रिलेटेड टू एडमिन या ऐसे इश्यूज को लेके होंगे। बट हाँ, एकेडमिक कंटेंट्स, क्योंकि अर्ज जो रहता है स्टूडेंट्स का हर समय, इट्स अ नेवर एंडिंग अर्ज फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न,
So on that issues, they may be having any kind of queries to be discussed with experts and all. They should be in touch with the regional center and the school faculty who are coming forward willingly for addressing the various academic issues regarding the learners. I'm sure that with this session, it will take off in a very positive note, and wishing all the students a very successful career with IGNOU. And because being a student and a learner of this mass communication journalism field, probably you can be the best assets also for IGNOU in transmitting this information across the region down into the villages and the district from where you may be hailing. So my request also to the learners is that besides your academic programs and all, please provide inputs to the people who are still to cross that barrier of information, which is keeping them away from reaping the benefits of IGNOU-like institution for upgrading their academic contents. So on this note, thank you very much, Dr. Anshuman ji, for organizing this such a elaborate and good session for the students of PG JMC and MA Journalism Mass Communication. And Dr. Shikha, thank you very much for being with us. And I'm sure that in times to come, you'll be roped in for such sessions for the academic urge of our learners of these regions, Regional Center Bhopal and Jabalpur. Thank you. Convey my best wishes, our best wishes to Dr. UC Pandey also. I tried to contact, but I'm not able to contact on his mobile phone. Maybe it must be switched off. Thank you, Dr. Anshuman ji. Jai Hind, Vande Mataram. जय हिंद, जय हिंद सर. डॉक्टर यूसी पांडे सर थोड़ा अस्वस्थ हैं. उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को भेजी हैं. उनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं. अमृता मैडम ने शायद फिर से कुछ हैंड रेज किया है. आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस सर. जैसे सर ने कहा है कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए इग्नू की तरफ से. तो मैंने पहले एडमिशन लिया था, भोपाल रीजन सेलेक्ट किया था. जब मैंने डाउनलोड किया तो मुझे भोपाल रीजन लिखा हुआ आया, बट मेरी जॉब शिफ्ट हो गई दिल्ली में. आई बिलोंग टू रायपुर छत्तीसगढ़, बट मैंने अपनी जॉब शिफ्ट की दिल्ली में. सो मैंने अपना सेंटर चेंज कराया है. तो अभी मेरे पास जो एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किया है वो भोपाल रीजन का दिखा रहा है आपका सेंटर है. सो वो क्या इशू क्रिएट करेगा एग्जाम अगर मैं देने जाऊंगी तो? मैडम, इस तरह का कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा. देखिए, आई कार्ड जो है एक बार ही जनरेट होता है और जिस भी रीजनल सेंटर में आपने प्रवेश लिया है वही का दर्शाता है और ऑल ओवर इंडिया में वो वैलिड है. ओके मैम. मैं एक चीज मैं और सजेस्ट करना चाहता हूँ. फॉर वैसे तो कोई रीजन नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए किसी स्टडी सेंटर या एग्जाम सेंटर में कोई ऐसा ऑब्जर्वर आ गया, तो बेटर आपको रहेगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस का जो स्क्रीन प्रिंट आउट है वो आप एक ले जाइएगा, जिसमें आपका रिक्वेस्ट दिखाता है कि आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कराया. तो दैट विल सब्सटेंशिएट. वैसे 90% कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन 10% कहीं कोई ऑब्जर्वर आया, कहीं पर कोई स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट अगर कोई व्यक्ति रहा तो उसको आप वो दिखा देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे. कोई दिक्कत नहीं. ओके, थैंक यू सर. योगेश जी ने फिर शायद कुछ हैंड रेज किया है. डॉक्टर योगेश जी, आप प्लीज जल्दी से पूछें जिससे हम लोग इसको. सर, मैं मैडम स्मृति जी से पूछना चाहूंगा कि जब मैंने 2007 में पीजी डिप्लोमा किया था और मुझे जुलाई 21 में एडमिशन मिला है सेकेंड ईयर में, तो एग्जाम जून 22 में ही होगा क्या? मेरा ये प्रश्न था सर. मेरा अगर आपने सेकेंड ईयर में लिया तो एक वर्ष बाद, यानी जून 22 वाले सत्र में. अब वो जून 22 का एग्जाम कब होता है ये नीतिगत फैसला है जो विश्वविद्यालय इसको लेता है. ठीक है. मेरे ख्याल से हमारे सभी प्रश्न हो गए हैं और अब मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि वो एक आभार व्यक्त करें अपने साहित्यिक शब्दों में. डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव. सर, आभार तो साहित्यिक और गैर साहित्यिक क्या होना है, आभारी तो हम हैं ही अपने फैकल्टी मेंबर डॉक्टर शिखा राय के और आपके भी क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर यूसी पांडे साहब के, डॉक्टर एस श्रीनिवास जी के
और ये आभार क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर की ओर से भी और क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की ओर से भी सभी लर्नर्स का भी, कि वो हमारे साथ इस पूरी बैठक में पूरी सक्रियता से कनेक्टेड रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल फैकल्टी हमारे साथ ऑनलाइन डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्रोसेस अब पिछले 2 सालों में ऑनलाइन हो गई है। तो ये लर्नर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो डायरेक्ट हमारे फैकल्टी मेंबर से, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित रूप से इधर की बैच जो है उनके लर्नर्स को मिल रहा है। और डॉक्टर शिखा राय वैसे भी ऑनलाइन फोरम्स पे कंटिन्यूअसली बहुत एक्टिव रही हैं, और मुझे याद है कि 2020 में भी जब लॉकडाउन का पहला फेज था, तब से वो हमारे साथ आरसी जबलपुर के ऑनलाइन मीटिंग्स में पीजीजेएमसी के लर्नर्स के लिए, एमएजेएमसी के लर्नर्स के लिए कनेक्ट कर रही हैं, बात कर रही हैं, उन्हें गाइड कर रही हैं। फेसबुक लाइव्स पे वो लगातार हैं। तो ये सक्रियता हमारे लर्नर्स के लिए है। तो अगर हमारे लर्नर्स इन सब का फायदा उठाते हैं और उठा करके अपने करियर को नया एक आयाम दे पाते हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी का मौका होगा। बहुत अच्छी बात होगी कि इस पूरे टफ पीरियड में भी हम उनके साथ खड़े रहे हैं और वो इसका फायदा ले रहे हैं। तो क्षेत्रीय केंद्र भोपाल को भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अंशुमन उपाध्याय जी को खासतौर पे कि वो पूरी इस तरह की मीटिंग्स लगातार इस बीच में प्लान कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे साथी डॉक्टर हरीश केवट जी, स्मृति गार्गव मैडम, डॉक्टर नायक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक जी, और आपका भी विशेष आभार कि आपने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया, और विशेष तौर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का और मास कम्युनिकेशन का भी धन्यवाद। शिखा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब हम लोग इस मीटिंग को बंद करने की